बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो 590 तक जो है हमने कर लिए थे। तो पहला है हमारे पास के मैक्सिमम फीडबैक गेन इज़ वियर। आपका जो रास सिस्टम है ना, उससे जो है आप इसके जो है मैक्सिमम फीडबैक को ले रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म बीपी कंट्रोल बाय रास सिस्टम। तो ये रास सिस्टम से क्या कंट्रोल होता है? शॉर्ट टर्म बीपी जो होता है वो आपके बैरो रिसेप्टर से होता है। तो इस तरह सीधे सीधे एमसीक्यूज पूछ रहे होते हैं आपसे, ठीक है। एक मिनट मुझे ये मिटाने दें। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास बॉडीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्स टू शॉक। बैरो रिसेप्टर को जो है शॉक जो है हमारे पास रिस्पॉन्स देते होते हैं। प्री लोड डिटरमाइंड बाय द ईडीवी डिपेंड्स ऑन द वेनस रिटर्न। आफ्टर लोड डिटरमाइंड बाय द मीन आर्टेरियल प्रेशर। और जो हमारे पास टीपीआर है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, डिटरमाइंड बाय द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के ज़रिए से आप इसको क्या है मेजर कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आपने हाइपरटेंशन का क्या है, ट्राइएड ऑफ हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। इसको आप क्या नाम देते हैं? क्यूशिंग जो है रिफ्लेक्स, उसका नाम देते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी याद रखना है। मोस्ट कॉमन साइड ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, एब्डोमिनल एओर्टा जो है ना आपकी, लाइक ये हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा है ना, तो इसमें जो है आपकी मोस्ट कॉमन एथेरोस्क्लेरोसिस होने के क्या है चांसेस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपकी बहुत सारी जो है, एक तो हमारे पास आर्टरीज आ रही है, ठीक है, ब्रांचेस दे रही हैं वहाँ पे। और कॉमन काज ऑफ द सडन डेथ फर्स्ट फ्यू आवर्स आफ्टर एमआई के बाद जो है, जो कुछ घंटे के बाद जो है डेथ हो जाए, तो हमारे पास एरिथमिया की वजह से जो है एक रीज़न है जो डेथ हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास के हिस्टामीन रिलीज लीड टू इंक्रीज वेनस कैपेसिटेंस इज़ द पैथोजेनेसिस ऑफ एनाफ्लैक्टिक। ये हमारे पास एनाफ्लैक्टिक शॉक की क्या है निशानी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कार्डियक एंजाइम विच इज़ मोस्ट स्पेसिफिक आफ्टर 6 आवर ऑफ एमआई। ट्रोपोनिन 1 जो है हमारे पास ये एक मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है आफ्टर 6 आवर्स ऑफ एमआई, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास के मोस्ट सेंसिटिव एज वेल एज स्पेसिफिक फॉर एमआई जो है हमारे पास ट्रोपोनिन होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कार्डियक एंजाइम विच इज़ मोस्ट स्पेसिफिक ट्रोपोनिन 1। मोस्ट सेंसिटिव जो होता है आपका हमारे पास ट्रोपोनिन टी होता है, ठीक है। तो आपने कैसे इसको याद रखना है? आपने जो है ट्रोपोनिन टी के अंदर सेंसिटिव के अंदर क्या है आपका टी आता है, तो टी जो है आप इसको इस तरह से याद कर दें, ठीक है। और हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन इन फर्स्ट 6 आवर्स आफ्टर एमआई, तो वहाँ पे आपने क्या है ईसीजी कराना। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास के द एंजाइम of choice for diagnosing reinfection in मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, तो आप जो है CKMB जो है कर रहे होते हैं। इन्वेस्टिगेशन फॉर सेकेंड MI आफ्टर 1 वीक ऑफ प्रीवियस MI इज CKMB डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है इसमें आ रहा होता है। अर्लीस्ट लीजन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, फैटी स्ट्रीक जो है ये आपकी अर्लीस्ट लीजन्स है एथेरोस्क्लेरोसिस के केस में। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट कॉमन कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व इन एथेरोस्क्लेरोसिस। ये आपकी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है ये इन्वॉल्व हो रही होती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन पेरिफेरल वेसल अफेक्टेड इन एनोरिज्म, पोप्लेटियल आर्टरी होती है वो। मोस्ट कॉमन विसरल वेसल अफेक्टेड इन द एनोरिज्म, तो इसके अंदर जो है आपकी स्प्लेनिक आर्टरी जो है अफेक्टेड होती है विसरल वेजल्स में से। अगर एनोरिज्म अकर होना हो तब आपकी स्प्लेनिक आर्टरी मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व हो रही है। मोस्ट कॉमन सेंट्रल वेसल अफेक्टेड इन द एनोरिज्म्स एब्डोमिनल एओर्टा, तो इसमें जो है हमारे पास सेंट्रल वेसल बता रहे हैं, तो आपकी जो सेंट्रल वेसल होती है वो आपकी एब्डोमिनल है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास के मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक एनेरिज्म एब्डोमिनल एओर्टा, ये हो गया हमारे पास। और मोस्ट कॉमन काज ऑफ एनेरिज्म इन द एओर्टा एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, ट्रू एनेरिज्म पूछते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ एओर्टिक डायसेक्शन, एओर्टिक डायसेक्शन में हाइपरटेंशन, पक्का MCQ चाहिए, ठीक है। एओर्टिक डायसेक्शन इज एसोसिएटेड विद मॉर्फन सिंड्रोम, एल्हर्ट-डानियल्स सिंड्रोम, बाइकस्पिड एओर्टिक वेल्व, टर्नर सिंड्रोम, कोएगुलेशन ऑफ द एओर्टा। इनके साथ जो है एओर्टिक डायसेक्शन जो है एसोसिएट हुआ। अच्छा जी, लोकेशन ऑफ एओर्टिक डायसेक्शन, इसमें आपकी जो असेंडिंग एओर्टा है तो वो 65% उसमें चांसेस होने के क्या चांसेस होते हैं। डिसेंडिंग एओर्टा, फिर डिस्टल टू लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, एओर्टिक आर्क, फिर हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा। ये जो है एओर्टिक डायसेक्शन की क्या लोकेशंस है जहाँ पे होने के चांसेस होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक प्री एग्जिस्टिंग लीजन्स इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स इन एओर्टिक डायसेक्शन, मीडियल डीजनरेशन, ठीक है।
द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ एयोर्टिक डायसेक्शन के अंदर क्या है, आपकी जो एनेरिज्म्स होती है वो क्या है, रप्चर हो जाती है। गोल्ड स्टैंडर्ड डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन फॉर द एयोर्टिक डायसेक्शन CT एंजियोग्राफी, CT है जिसे आप बोल होते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, कई बार आ चुका है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रोमेटिक फीवर, बेंजाथाइन, पेनिसिलिन G और पेनिसिलिन B, ये जो है आप रोमेटिक फीवर के अंदर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एंटीबायोटिक। द सेल्स सीन आफ्टर 72 आवर्स इन द इन्फेक्टेड एरिया एंड MIR, मैक्रोफेजेस होते हैं वो, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपने याद रखना है लाजमी। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि द सेल्स सीन आफ्टर 14 आवर्स इन द इन्फेक्टेड एरिया इन द MIR न्यूट्रोफिल्स, तो कौन से होते हैं हमारे पास, न्यूट्रोफिल्स होते हैं सेल्स। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, 72 घंटे अगर आपसे पूछें तब मैक्रोफेजेस, 14 घंटे पूछें तो आपने न्यूट्रोफिल्स क्या है बताने। मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर वल्वुलर हार्ट डिजीज़, इसमें क्या है आपकी इकोकार्डियोग्राफी जो है आप कर रहे होते हैं। नेक्रोसिस इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, एंटीस्कोप सेल्स आर फाउंड इन, आपको रोमेटिक मायोकार्डाइटिस के अंदर मिले होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। एशकॉफ नोड्यूल्स जो हैं आपको रोमेटिक फीवर के अंदर क्या नज़र आ रहे होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एक्यूट रोमेटिक फीवर, इसके अंदर क्या होता है कि क्रॉस रिएक्टिविटी हो जाती है विद एक्सोजीनियस एंटीजन के साथ, ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म है रोमेटिक फीवर का, आपको जो है याद होना चाहिए। तो इसमें रोमेटिक फीवर के अंदर जो है हमारे पास जो बैक्टीरिया होता है वो इस तरह से भी MCQ बना के पूछ रहे होते हैं आपके पास, बीटा, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, तो वहाँ पे जो है आपका रोमेटिक फीवर के अंदर ऑर्गेनिज़म जो होता है वो होता है ग्रुप A, यहाँ पे लिख लें ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये जो है एक मोस्ट कॉमन जो है ऑर्गेनिज़म है जो आपको रोमेटिक फीवर के अंदर मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट MCQ आपने याद रखना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास के नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन इज़, तो नॉर्मल जो है 65 जो है % होता है आपका इजेक्शन फ्रैक्शन, तो ये आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि मोस्ट कॉमन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द कार्डियक मायोसाइट्स, जो आपके हार्ट मसल्स हैं ना उनका एनर्जी का सोर्स क्या है, तो फैटी एसिड्स होती हैं। तो फैटी एसिड्स कहाँ से आ रही होती हैं, आपके प्रोटीन से आ रही होती हैं, ठीक है। ऐसे नोड जो है पेसमेकर होता है हार्ट का, AV नोड जो है वो गेट कीपर है आपके हार्ट का। हार्ट फेलियर सेल्स आर पिगमेंटेड एल्वुलर मैक्रोफेजेस, ठीक है। मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन एंड लेफ्ट वेंट्रिकल LVF, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर ही आना है, ठीक है। तो उसमें क्या है आपका लंग्स जो है मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्यूट इंडोकार्डाइटिस नॉट डैमेज वेल, तो इसके अंदर कौन सा होता है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। मोस्ट कॉमन काज ऑफ सब एक्यूट इंडोकार्डाइटिस ऑलरेडी डैमेज वेल है, तब आपने क्या बताना है, स्ट्रेप्टोवेरिडेंस। तो यहाँ पे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते होते हैं। तो एक्यूटली जो आपसे पूछा जाए डैमेज वाल्व उसमें ना हो तब आपने स्टेफ ओरियस को सिलेक्ट करना है, अगर वेल्व जो है वो डैमेज्ड है तब आपने स्ट्रेप्टोवेरिडेंस को क्या सिलेक्ट करना है। मोस्ट कॉमन वेरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकस काजिंग इंडोकार्डाइटिस स्ट्रेप्टोसेंग्विस, तो इसके अंदर क्या है हमारे पास और क्या समझ आती है, स्ट्रेप्टोकोकस सेंग्विस की, ठीक है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ प्रोस्थेटिक वेल्व इंडोकार्डाइटिस, तो इसके अंदर कौन सी आपकी स्ट्रेप्टोकोकस एपिडिडिमिस, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा आपसे पूछ रहे होते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं स्ट्रेप्टोवेरिडेंस को टिक कर रहते हैं, करना इसको होता है, ठीक है। तो आपको ये निशानी दे रहे होंगे प्रोस्थेटिक वेल्व की, तो आपने क्या है स्ट्रेप्टो एपिडिडिमिस को क्या है सिलेक्ट करना है, ठीक है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ इंडोकार्डाइटिस इन IV ड्रग अब्यूजर्स, तो इसके अंदर क्या है आपकी स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है एक रीज़न है। नेक्स्ट हमारे पास के इंडोकार्डाइटिस विद कोलोरेक्टल कैंसर स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, इसमें क्या है विद कोलोरेक्टल कार्सिनोमा फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड स्ट्रीम एंड रीच टू कार्डियक वेल्व। तो असल में होता क्या है, आप जब भी कोई हमारे पास आपकी कोई खुराक होती है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने होते हैं, तो ये जाते हैं आपके कहाँ तक, आपके ड्यूडिनम, ठीक है, आपकी ड्यूडिनम तक इन्होंने जाना है। ड्यूडिनम से तो इन्होंने फर्दर जो है आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या है न्यूट्रिएंट्स ने क्या है एनर्जी देनी है आपके बाकी ऑर्गन्स को, ठीक है, ब्लड सप्लाई के ज़रिए से, ठीक है, इसमें घुस जाना है। तो इस तरह जो है आपको क्या करा देता है, ये हमारे पास कार्डियक वेल्व पर पहुंचकर इसने कार्डियक वेल्व पर जो है ये पहुंच जाने हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास के लिबमैन सैक इंडोकार्डाइटिस, ये जो है आपको SLE पेशेंट के अंदर नज़र आता है।
विद प्रेजेंट विद नॉन इन्फेक्टिव वेजिटेशन ऑन द कार्डियक वेल। तो ये जो है सीधा सीधा आपने याद रखना है। तो ये एक न्यू फाइंडिंग है SLE के लिए, ठीक है, लिबमेंसैक। नेक्स्ट है हमारे पास के स्पेशल फीचर ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इसमें क्या है, आपने ये चीज़ें जो है लाजमी याद रखनी है, क्योंकि ये आपसे जब आप फिज़िकल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो आपसे टीचर पूछ रहे होते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई इसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो ये चीज़ें जो है आपकी फिंगर्स, नेल्स, पाम और आइज़ में मिलेंगी। 4 चीज़ें, ये 4 आपने फिंगर टिप पे याद रखना है। फिंगर्स में जो है आपको ऑस्लर नोड्स मिल रहे होते हैं। ये एक हमारे पास पेनफुल इन्फेक्शन ऑफ पल्प ऑफ फिंगर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको इधर दिखा नहीं सकता, तो क्योंकि यहाँ पे वीडियो चल रही है सारी। तो आप ऐसे करें कि गूगल पे ही आप जो है लिखें ऑस्लर नोड्स, तो आपको जो है तस्वीर नज़र आ जाएगी। फिंगर्स के अंदर जो है आपको ऑस्लर नोड्स नज़र आएंगे, ठीक है। नेल्स में जो है आपको जो है हमारे पास फिंगर हेमरेज, तो नेल बेड है ना आपका, तो वहाँ पे आपको क्या हेमरेज जो है नज़र आ रही होगी, रेड स्पॉट। वेस्कुलाइटिस अंडर नेल बेड एंड द क्लबिंग, ठीक है। पाम जो है, पाम में जो है आपको जेन वे लीजन्स मिलेंगे। एरिथमा ऑफ थिनार और हेपोथिनार एमिनेंस, जहाँ पे आपके थिनार और हेपोथिनार एमिनेंस है ना, वहाँ पे आपको क्या है जेन वे लीजन्स नज़र आएंगी। बाकी बची आइज़ के अंदर रॉड स्पॉट नज़र आता है, लाइक हमारे पास रेटिनल वेस्कुलाइटिस जो है नज़र आ रही होती है, ठीक हो गया। ये आपने लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास इनिशियल टेस्ट बताना है हमने ट्रांसथोरेसिक कार्डियोग्राफी का। वेजिटेशंस ऑन वेल्स, हैपर एक्विक मोबाइल मैसेज लोकेटेड ऑन द वेल, म्यूरल इंडोकार्डियम और द प्रोस्थेटिक मटेरियल, ठीक है। मोस्ट कॉमन हार्ट वाल्व इन्वॉल्व इन IV ड्रग अब्यूजर्स एंडोकार्डाइटिस इज ट्राइकस्पिड वेल। तो ट्राइकस्पिड वेल जो इन्वॉल्व होता है। इन्वेस्टिगेशन चॉइस फॉर द एक्यूट एंडोकार्डाइटिस इज द ब्लड कल्चर। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर एक्यूट एंडोकार्डाइटिस मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया, इसमें जो है आपका लगना है, ठीक है। तो अभी हम काम जो है खींचते हैं, तेज़ी से करते हैं, क्योंकि हमारे 2000 MCQ पड़े हैं, लाइक पूरे हैं। तो अभी हम 600-650 पे पहुँचे हैं, बाकी बचते हैं हमारे 1350, ठीक है। तो हमने दूसरी के प्लान वाली भी सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, तो वो भी हम जो है करते हैं थोड़ी देर तक, इंशाल्लाह ये ख़त्म कर देते हैं, टेंशन नहीं लेते। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट विद शार्प रिट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन, लो ग्रेड इंटरमिटेंट फीवर, टैकीपिनिया, डिस्पनिया, नॉन प्रोडक्टिव कफ, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। तो ये हमारे पास एक्यूट पेरिकार्डाइटिस का क्या है केस है, ठीक है। पेशेंट विद बैक्ट्राइड क्या क्या है, हाइपोटेंशन, मफल्ड हार्ट साउंड, ये मैंने कई दफ़ा करवाया है। डिस्टेंडेड नेक वेन्स आपको मिले, पल्सस पैराडॉक्सेस ये आपको मिलेगी, पैलर, कोल्ड सेट, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक टेम्पोनेट का गया है, ये क्लिनिकल केस है। तो ये जो है मैंने आपको कई बार कराए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द कार्डियोमियोपैथी, डायलेटेड जो हमारे पास कार्डियोमियोपैथी होती है वो मोस्ट कॉमन टाइप है। सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी है हमारे पास, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमियोपैथी। अच्छा जी, नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन काज ऑफ द सडन हार्ट फेलियर इन एथलीट्स एंड द टीनेजर। इसके अंदर हाइपरट्रॉफिक जो है कार्डियोमियोपैथी, तो ये आपने लाजमी याद रखने हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना। अच्छा जी, सडन कार्डियक डेथ particularly during or after intense physical activity, hypertrophic cardiomyopathy। अच्छा, auscultation S4 गैलप होलोसिस्टोलिक मर्मर फॉर मिट्रल रिजर्जिटेशन। तो ये हमारे पास मिट्रल रिजर्जिटेशन का क्या है केस है, होलोसिस्टिक मर्मर जो है S4 गैलप के साथ। पैथोजेनेसिस क्या है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमियोपैथी की, इसमें क्या है आपकी जो मायोफिब्रिल्स होते हैं उनकी डिसअरेंजमेंट हो जाती है। लाइक हमारे पास ये एक अरेंजमेंट है ना मायोफिब्रिल्स की, तो इसमें हाइपरट्रॉफिक जो है कार्डियोमियोपैथी, इनके अंदर क्या होता है, इसकी जो अरेंजमेंट डी अरेंज हो जाती है, इस तरह से आपकी जो है अरेंजमेंट हो जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पेशेंट विद डिस्पनिया, टैकीपिनिया, सडन प्लूरेटिक चेस्ट पेन, ये वाली फाइंडिंग बहुत अच्छी है। सडन प्लूरेटिक चेस्ट पेन, कफ हेमेप्टोसिस, पॉसिबल डिक्रीज ब्रेथ साउंड। तो इसमें क्या ऐसी जी फाइंडिंग जो है आपको S1Q3T3 पैटर्न आपको दिखा रही है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का क्या है ये केस है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है सर्फेक्टेंट्स। तो ये वाला जो सर्फेक्टेंट वाला MCQ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने इसको याद रखना है। सर्फेक्टेंट जो है सीक्रेट होता है आपके टाइप 2 नीमोसाइड से। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है इसमें आपके टाइप 1 नीमोसाइड्स के अंदर डिफेक्ट आता है, क्योंकि टाइप 1 जो है रिप्लेस्ड हो जाती है टाइप 2 नीमोसाइड्स के अंदर, तो इसलिए जो है ये डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो ब्रोंकिएक्टेसिस इज मोस्ट कॉमन इन लेफ्ट लोअर लोब। लेफ्ट लोअर लोब जो है आपका लंग का, उसमें क्या है इसने आपकी मोस्ट कॉमन काज करा देंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्फीसीमा क्लिनिकली पैन एसिनार, ये इंपॉर्टेंट है। कर्शमैन्स क्रिस्टल्स आर सीन ब्रोंकियल एस्थमा, इंपॉर्टेंट है ये। तो नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी ऑफ लंग इज स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। तो नेक्स्ट है इक्टोपिक ACTH प्रोडक्शन इज सीन इन स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग। नेक्स्ट है फ्लियाबाइटिन किडनी इज सीन इन मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ब्लू वाले जो इतने भी हैं ना, इनको आपने हरगिज़ नहीं भूलना, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनॉइड। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 45% चांसेस होते हैं, रेक्टम के 20% चांसेस होते हैं, अपेंडिक्स के 17% और कॉलन के क्या है 11% होते हैं। सर्जरी हेल्प्स इन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इसमें जो है ये हमारे पास वेलो पैलेटो फेंगोप्लास्टी ये जो है आप करते होते हैं। UPPP ट्रैक कनेक्टिंग और इंटेस्टाइन टू स्किन इज़ फिस्टूला, ये फिस्टूला कहलाता है। फिस्टूला जो है एक अबनॉर्मल कनेक्शन होता है दो ऑर्गन्स का, वेजल्स का या इंटेस्टाइन्स या हमारे पास कोई दूसरे जो हैं स्ट्रक्चर हो सकते हैं, उनको क्या है हम फिस्टूला बोलते हैं, ठीक है। साइनस ट्रैक्ट इज़ अबनॉर्मल चैनल दैट ओरिजिनेट आर एंड इन वन ओपनिंग, एक ओपनिंग के अंदर क्या है ओरिजिनेट हो रहे हो या हमारे पास क्या है एंड हो रही है। लेफ्ट लिप क्या है ड्यू टू नॉन फ्यूजन ऑफ द मैक्सिलरी प्रोसेस विद द मीडियल नेजल प्रोसेस, तो ये आपने याद रखना, भूलना नहीं है लेफ्ट प्लेट को। क्लेफ्ट लिप है, ये क्लेफ्ट पैलेट ही है, फ़र्क है दोनों में। तो क्लेफ्ट पैलेट के अंदर क्या होता है, ये रिपेयर्ड अराउंड आफ्टर 1.5 ईयर्स, यानी कि 1.5 साल लगता है इसको रिपेयर करने में। तो क्लेफ्ट लिप क्या है हमारे पास नॉन फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी प्रोसेस विद द मीडियल नेजल प्रोसेस। सर्जिकल प्रोसीजर फॉर क्लेफ्ट प्लेट रिपेयर प्लेटोप्लास्टी। सर्जिकल प्रोसीजर फॉर एक्लेजिया कार्डिया, इसके अंदर क्या आप मॉडिफाइड हेलर मायोटोमी करते थे, इंपॉर्टेंट MCQ। बर्ड बीक पेंसिल टिप आपको या रैट टेल आपको इसमें मिल गई होती है, किसमें एक्लेजिया के अंदर, तो ये हमने कैप्लान में से बर्ड बीक पढ़ी थी। पेंसिल टिप आपको बता सकते हैं या रैट टेल्स भी आपको बता सकते हैं, ठीक है। बेरियाट्रिक सर्जरी फॉर वेट लॉस, इसके अंदर क्या है आपने कौन सी सर्जरी करनी है, रो इन वाई गैस्ट्रिक बाईपास जो है आपने करना है, गैस्ट्रिक स्लीप करना है, या हमारे पास बिलियो पेंक्रियाटिक डिवाइजन आपने ये करनी है फॉर बेरियाट्रिक सर्जरी। अच्छा, नेक्स्ट है सर्जरी फॉर प्रोसीजर फॉर अनडिसेंडेड टेस्टिस क्रिप्टोकॉर्डिज्म, इसमें आप कौन सी करनी है, ऑर्किडोपेक्सी। तो मैं जल्दी से पढ़ रहा हूँ, जो भी लफ्ज़ आता है फिर इस तरह से जो है सॉरी, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है तो इसलिए जो है हम तेज़ी से करें। अच्छा जी, नेक्स्ट है इंडिकेशन फॉर ऑर्किडोपेक्सी, इसमें क्या है आपने इंडिकेशन बतानी है। एज जो है 6 या 18 मंथ, बिफोर 12 मंथ ऑफ एज जो है आपने करनी है, ठीक है। नॉर्मली जो है टेस्टिकल्स जो है डिसेंड होते हैं बाय एज 6 to 12 मंथ्स में। नेक्स्ट है हमारे पास लाइक टेंस्टिन जो है, ये मैश रिपेयर गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है ट्रीटमेंट है, तो यहाँ पे सर्जरी आ रही है सारी, ठीक है, आपने अच्छे से करना है। मॉडिफाइड बेसिनी, ये आप हर्नियोग्राफी करते होते हैं इंग्वाइनल हर्निया के लिए। सर्जिकल प्रोसीजर फॉर रेक्टल प्रोलैप्स, तो इसके अंदर क्या है आप जो है रेक्टोपेक्सी करते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर फॉर हेमोरॉइड्स, इसमें हेमोरॉइड एक्टोमी जो है आप करते होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास के सर्जिकल प्रोसीजर फॉर इंग्वाइनल हर्निया, मैश रिपेयर या आप लिंक टेंस्टिन जो है रिपेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सर्जिकल प्रोसीजर फॉर कोलिडिकल सिस्ट, इसके अंदर क्या है आपने सिस्ट की एक्सिजन करनी है विद हेपेटोजिजनोस्टोमी के साथ। सर्जिकल प्रोसीजर फॉर एनुलर पेंक्रियाज इज ड्यूडिनोस्टोमी, तो यह सर्जिकल प्रोसीजर फॉर ड्यूडिनो एट्रीजिया ड्यूडिनोजेजिनोस्टोमी आपने कर देनी है। कंजेनिटल हेपाट्रोफिक पेलोरिक स्टेनोसिस रेनस्टेड पाइलोरोमायोटोमी आपने करनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे सर्जरी वाले। आपको पता ही होगा NRE के क्राइटेरिया किस तरह MCQs बनते होते हैं। आई थिंक मेडिसिन में 48 बन रहे होते हैं और आपकी सर्जरी में से 52 MCQs बने होते हैं, तो आपने एक चीज़ जो है ठीक से करनी है इन 2000 MCQs में से, तो लाजमी आपने करना है, कोई एक चीज़ भी नहीं छोड़नी है आपने। 2000 के 2000 आप ऐसे समझे रट्टा लगा लें या ये कंसेप्ट हैं तो कंसेप्ट से कर लें, बस आपने इनको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्जिकल प्रोसीजर पेंक्रियाटिक हेड एंड द पेरी एम्प्यूलर कैंसर, इसके अंदर क्या आप कौन सा प्रोसीजर करते होते हैं, आप विपल प्रोसीजर करते होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सर्जरी फॉर हिर्शस्प्रुंग डिजीज़, इसके अंदर आपने कौन है दाहमिल
दो हामिल जो है ऑपरेशन करते होते हैं इन केस ऑफ हिर्शस्प्रुंग डिजीज़। ठीक है, नेक्स्ट है सर्जिकल प्रोसीजर फॉर द इलेक्टिव रिमूवल ऑफ कॉमन बाइल डक्ट स्टोन्स। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, इंडोस्कोपिकली कोलीथोटोमी जो है आपने कर देनी है। प्रोसीजर ऑफ चॉइस फॉर कोलीलिथियासिस, जिसके अंदर आपने क्या करना है, लेप्रोस्कोपिक कोलीसिस्टेक्टोमी जो है करनी है। इलेक्टिव जो है कोलीसिस्टेक्टोमी जो है इसमें क्या करना है, क्लीन कंटामिनेटेड। प्रोसीजर ऑफ चॉइस फॉर अपेंडिसाइटिस, इसके अंदर क्या है, लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी करनी है आपने। सर्जिकल प्रोसीजर फॉर कार्सिनॉइड ऑफ द अपेंडिक्स, अपेंडेक्टोमी आपने करनी है। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस, कंट्रास्ट एनहांस्ड सीटी जो है ये गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ द अपेंडिकुलर मैस, इसमें क्या है आपका ओक्सनर शेरिन रेजिमेन, ये जो है आपके अपेंडिकुलर मैस का क्या है मैनेजमेंट ट्रीटमेंट है। कॉमनेस्ट साइट ऑफ इंट्रापेरिटोनियल एब्सेस कौन सी है हमारे पास, पेल्विक। कॉमनेस्ट पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स रेट्रोसिकल जो है हमारे पास कॉमनेस्ट पोजीशन है आपकी अपेंडिक्स की, 74% जो है होती है इसकी, और 21% जो है आपकी पेल्विक इन्वॉल्व होती है इन केस ऑफ अपेंडिक्स। तो ये आपने लाजमी याद रखना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास के कॉमनेस्ट टाइप ऑफ द एनोरेक्टल एब्सेस, पेरी एनल burst abdomen most commonly occurs on the 7th day. Incision over the eschar to relieve tension, एस्करेक्टोमी जो है ये आप करते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनिशियल ट्रीटमेंट बताना है अपना ट्रॉमा मैनेजमेंट का। एयरवे मेंटेनेंस आपने करनी है, ABCD को क्या आपने पहले देखना है ट्रॉमा के केस में। कॉमनेस्ट इंजरी इन ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा, तो इसके अंदर आपकी जो है स्प्लीन ये हमारे पास ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा के अंदर क्या है इंजर्ड हो जाती है। बेस्ट डायग्नोटिक एड इन द ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमिन इज पेरिटोनियल लेवेज, ये जो है हमारे पास बेस्ट डायग्नोस्टिक एड है। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन स्प्लेनेक्टोमी की क्या है, ट्रॉमा। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर इलेक्टिव स्प्लेनेक्टोमी क्या है हमारे पास, ITP। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन चॉइस फॉर फिस्टुला इन एनो, MRI फिस्टुलोग्राम जो है आप करते होते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिस्टुला इज़ इंटरस्फेंक्ट्रिक्स फिस्टुला जो है ये हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बताना है फिस्टुला इन एनो का, आपने फिस्टुलोटोमी का जो है कर देनी है। सीटोन्स प्लेसमेंट इज़ यूज्ड इन हाई फिस्टुला इन एनो, तो ये जो है हमारे पास सीटोन्स टाइप आता है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एनल फिशर कौन से हमारे पास, मिड लाइन पोस्टीरियरली 6 o'clock पोजीशन जो है ये आपकी क्या है एनल फिशर की क्या है मोस्ट कॉमन साइट है। मोस्ट कॉमन कोलोरेक्टल पोलिप के अंदर हाइपरप्लास्टिक पोलिप्स। अच्छा, कॉमनेस्ट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोलोरेक्टल कौन सी है हमारे पास, हम कहाँ पे थे, यहाँ पे। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोलोरेक्टल हेमाटोमा जुवेनाइल जो है पोलिप्स। ये सीधे MCQs ऐसे समझे आप टॉपिक्स के मेन चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने नहीं भूलना। नेक्स्ट हमारे पास प्यूटिस शेगर्स सिंड्रोम इज़ आल्सो करेक्टराइज्ड बाय हेमाटोमोसिस पोलिप्स, इससे जो है हमारे पास करेक्टराइज्ड होता है। मोस्ट कॉमन न्यूप्लास्टिक पोलिप कौन सा हमारे पास, एडिनोमेटस जो कि हर्बर्स होता है मैलिग्नेंट पोटेंशियल। मोस्ट कॉमन कॉलन कैंसर राइज फ्रॉम एडिनोमेटस पोलिप्स, एडिनोमा जिसे आप बोल देते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, 85% चांसेस होते हैं यही किडनी स्टोन के टाइप होने के। ठीक है, मोस्ट कॉमन एबनॉर्मल साइट ऑफ थायराइड टिश्यू फॉर्मेशन कौन सी हमारे पास, टंग है। मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ थायरोग्लोसल सिस्ट इन रीजन बिलो द हायोइड बोन, सब हायोइड जो है आपको मिल रही होती है इसकी लोकेशन। पेनलेस फिरम मिडलाइन नेक मैस दैट एलिवेट विद द स्वॉलन एंड टंग प्रोट्रूजन, थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट की क्या है ये निशानी है। सिस्ट ट्रंक ऑपरेशन इज डन इन, थायरोग्लोसल सिस्ट के अंदर जो है आप ये सिस्ट ट्रंक ऑपरेशन कर रहे होते हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इन एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस आपने कौन सी करनी है, इनिशियल अल्ट्रासाउंड जो है सोनोग्राफी करनी है। इन्वेस्टिगेशन चॉइस फॉर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस इसके अंदर कौन सी आपने करना है, CECD। अच्छा जी, फ़िलहाल ये मुझे भूला हुआ है, आपने गूगल से जो है देख लेना है। ठीक है, मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस इसके अंदर कौन सा है आपका, अमाइलेज। मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के अंदर, लाइपेज। अच्छा जी, मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के अंदर पाकिस्तान में कौन से, गॉल स्टोन, फिर अल्कोहल है। ड्यूरिंग अपेंडिक्टोमी रिस्क ऑफ द डैमेज कौन सा है हमारे पास, एलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। नेक्स्ट हमारे पास ड्यूरिंग हर्नियोटोमी रिस्क ऑफ डैमेज इलियोइंग्वाइनल नर्व का होता है। ठीक है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन टू बी डन इन बाइलरी पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंडोग्राफी जो है आप करते होते हैं। फर्स्ट लाइन टेस्ट फॉर द कोलीलिथियासिस इज अल्ट्रासाउंड। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कौन सी होती है एक्यूट कोलीसिस्टाइटिस की, अल्ट्रासाउंड। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन एक्यूट
एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के अंदर कौन सा आपने कोलिसेंटिग्राफी हिड स्कैन जो है कराना है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन चॉइस फॉर कोलिलिथियासिस स्टोन गॉल ब्लैडर अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। अगर इनिशियल पूछें तो मोस्टली आप जो है अल्ट्रासाउंड ही करते होते हैं, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड पूछें एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के अंदर तो हिड स्कैन होगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास के गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन आपने कोलिलिथियासिस की बतानी, हिड स्कैन हो गया। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू स्टडी द कॉमन बाइल डक्ट पैथोलॉजी, इसके अंदर कौन सी है आप MRCP कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास भाईजान गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर कोलिलिथियासिस स्टोन इन द कॉमन बाइल डक्ट, इसमें क्या है ERCP, फिर आप MRCP कर देते हो, ठीक है। ERCP को पहले प्रेफरेंस दे रहे होते हैं। डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कोलिथियासिस, ERCP जो है ये आपका एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट भी काम करता है, एज अ ट्रीटमेंट भी आपका काम करता है। कोलिडोलिथियासिस की प्रेजेंटेशन क्या हैं, आपको जॉन्डिस मिल रही होगी, प्रोराइटिस मिल रही होगी, इचिंग मिल रही होगी, क्ले कलर्ड स्टोल्स मिल रहे होंगे, ज़ेंथोमास जो है आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन चॉइस टू स्टडी द फिजियोलॉजी ऑफ बाइलरी सिस्टम, कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, इसके अंदर आपने कौन सी करानी है, हिड स्कैन करनी है। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन चॉइस फॉर द प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस, ERCP जो है आप कर रहे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, नॉर्मल स्लाइन जो है आप दे रहे होते हैं गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के केस में। फ्लूइड ऑफ चॉइस विद इन फर्स्ट 24 आवर ऑफ बर्न पेशेंट इज़ रिंगल लैक्टेट, रिंगल लैक्टेट जो है अच्छा जो है हमारे पास बर्न पेशेंट के लिए जो है फ्लूइड रिप्लेसमेंट है। फ्लूइड ऑफ द चॉइस विद इन आफ्टर 24 आवर ऑफ द बर्न पेशेंट इज़ कोलाइड्स। अब इन बातों को जो है आपने समझना है, अगर फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर पेशेंट जो है बर्न पेशेंट आया तो रिंगल लैक्टेट देना है, अगर 24 घंटे के बाद आया तब आपने कोलाइड्स देने हैं, ठीक है। फ्लूइड ऑफ चॉइस लिवर एंड रेनल फेलियर कौन से हमारे पास, कोलाइड्स। फ्लूइड ऑफ चॉइस इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ब्रेन इंजरी एंड द हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, नॉर्मल सलाइन आपने देना है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर द हेपोनेट्री में, नॉर्मल सलाइन एंड हाइपरटोनिक सलाइन, ये जो है हमारे पास फ्लूइड ऑफ चॉइस है। फ्लूइड ऑफ चॉइस इन सेरिब्रल एडीमा एंड पुल्मोनरी एडीमा, ठीक है, इसके अंदर आपने हाइपरटोनिक जो है सलाइन देना है, एडीमा में। फ्लूइड ऑफ चॉइस इन सेरिब्रल एडीमा एंड रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, इसके अंदर आपने क्या मैनिटोल देना है, हाइपरटोनिक जो है सोल्यूशन। फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर इंट्रा ऑपरेटिव फ्लूइड मैनेजमेंट, रिंगल लैक्टेट जो है आपने देना है। फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर वोमिटिंग, इसके अंदर क्या है आपने वोमिटिंग के अंदर जो है आप नॉर्मल सलाइन देते हैं, डायरिया के अंदर रिंगल लैक्टेट देते हैं, फिर रिंगल लैक्टेट अगर नहीं ऑप्शन में तो नॉर्मल सलाइन से भी काम चला सकते हैं। फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर हाइपोटेंसिव पेशेंट, हाइपोटेंसिव यानी कि उसका BP जो है लो हो गया है, ठीक है, तो उसके अंदर आपने नॉर्मल सलाइन उसको देना है। फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसमें क्या है आपने रिंगल लैक्टेट देना है। तो मोस्टली बच्चे जो होते हैं BP के लो होने की रीज़न और हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं जानते होते, तो इसके अंदर क्या होता है आपने ट्रीटमेंट में जो है आप इसके BP के लो होने में आपने नॉर्मल सलाइन देना है, जिससे पेशेंट ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो समटाइम्स जो है आप एट्रोपाइन भी दे रहे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास के इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इसके अंदर क्या है आपने रिंगल लैक्टेट देना है। फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस के अंदर नॉर्मल सलाइन देना है। शॉक के अंदर नॉर्मल सलाइन देना है। RTA एक्सीडेंट हेमरेज के अंदर क्या है नॉर्मल सलाइन देना है। बेस्ट सीच्योर फॉर हर्निया सर्जरी के लिए कौन सा होता है, प्रोलाइन, जिसे ब्लू कलर का जो है पैकेट होता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट बेस्ट सीच्योर फॉर सर्कमसीजन के अंदर जो है प्लेन कैटगट सीचर होता है वो। बेस्ट सीचर कौन सा होता है, क्लोजिंग मिड लाइन एब्डोमेन इंसिजन के अंदर होता है पॉलीडाक्स में, ठीक है। फिर आप प्रोलाइन भी जो है कर सकते हैं। सीच्योर रिमूवल ड्यूरेशन फॉर आईलिड, आईब्रो, नोज, लिप एंड फेस इज 3 to 5 days। तो ये सीधे से MCQ बंदे होते हैं, आपने जो है इसको ठीक से कर लेना है। सीच्योर रिमूवल ड्यूरेशन फॉर द स्कैल्प सीच्योर जो है 6 से 8 दिन जो है आपने क्या सीच्योर को रिमूव करना होता है 6 से 8 दिन के बाद। सीच्योर रिमूवल ड्यूरेशन फॉर द चेस्ट एंड द एब्डोमेन सीच्योर इज़ 8 to 10 days। चेस्ट और एब्डोमेन सीच्योर को रिमूव आप करते हैं 8 से 10 दिन के बाद। सीच्योर रिमूवल ड्यूरेशन फॉर एयर सीच्योर इज़ 10 to 14 days। सीच्योर रिमूवल ड्यूरेशन फॉर द बैक एक्सट्रीमिटी, हैंड एंड फुट सोल इज़ 12 to 14 days। एक बार फिर से कर लेते हैं, ठीक है। आईलिड्स, आईब्रो, नोज़, लिप और फेस 3 से 5 दिन। अच्छा,
स्कैल्प के लिए क्या है 6 से 8 वीक, ठीक है। अच्छा, चेस्ट और एब्डोमेन के लिए 8 से 10 दिन। फिर हमारे पास एयर सिक्योर के लिए 10 से 14 दिन। बैक, एक्सट्रीमिटी, हैंड और फुट सोल के लिए 12 से 14 दिन। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन काज बतानी है स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन इन एडल्ट्स के अंदर। एडिजेंस जो है ये एक मोस्ट कॉमन काज है। मोस्ट कॉमन काज बतानी है एक्यूट इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन इन चिल्ड्रन के अंदर अंडर 3 ईयर्स ऑफ एज के अंदर। इंटरसेप्शन जो है ये होती है हमारे पास इसकी काज। मोस्ट कॉमन काज बतानी है इंटरसेप्शन की चिल्ड्रन के अंदर पेयर पैच हाइपरट्रॉफी हो जाती है, या हमारे पास लिम्फॉइड जो है हाइपरप्लाजिया होना है वायरल इन्फेक्शन की वजह से। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन काज ऑफ इंटरसेप्शन इन अडल्ट्स, तो इंट्राल्यूमिनल मैस या हमारे पास ट्यूमर, इनकी वजह से जो है इंटरसेप्शन जो है अडल्ट्स के अंदर हो सकती है। मोस्ट कॉमन काज बतानी है लार्ज बाउल या हमारे पास कोलन ऑब्स्ट्रक्शन की। कोलोरेक्टल कैंसर्स हो सकते हैं, या हमारे पास वल्वुलस हो सकता है, ये सेकंड मोस्ट कॉमन काज है इसकी। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कोलन ऑब्स्ट्रक्शन क्या है हमारे पास रेक्टल है। रेक्टल अगर हमारे पास ऑप्शन में नहीं है तो आपने क्या है सिग्मॉइड कोलन को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन काज ऑफ पैरालाइटिक एलियस काजिंग ऑब्स्ट्रक्शन जो है पोस्ट ऑपरेटिव वेरिकोसील जो है, इसके अंदर क्या होता है इन्ग्वाइनोस्क्रोटल लम्प टेस्टीज फील्स लाइक बैग ऑफ वॉर्म्स। तो इस तरह से जो है आपको क्लिनिकल केस बना के दे रहे होंगे और बता रहे होंगे बैग ऑफ वॉर्म्स, तो आपने वेरिकोसील को क्या सिलेक्ट करना है। हेड्रोसील के अंदर क्या है इन्ग्वाइनोस्क्रोटल लम्प विद एग्जामिनेशन ट्रांस इम्यून एबिलिटी पॉजिटिव। इसके अंदर क्या है हाइड्रोसील जो लाइक यहाँ पे एक फ्लूइड है ना, यहाँ पे हम लाइट के ज़रिए से जो है उस फ्लूइड को देखेंगे तो आया कि रेड है कि नहीं है, तो ब्लीडिंग वगैरह देखने के लिए ठीक कर रहे होते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन द ट्यूनिका वैजिनालिस, तो इसके अंदर जो है हमारे पास क्या है हाइड्रोसील जो है कलेक्शन ऑफ एक्सेस फ्लूइड जो है ट्यूनिका वैजिनालिस के अंदर जो है जमा हो सकता है हाइड्रोसील। रूडेंट अल्सर कौन से अल्सर सीन जो है बेजल सेल कार्सिनोमा के अंदर देखे जाते हैं। मॉर्जुलिन अल्सर्स कौन थे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इन द स्कार बर्न लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सर की वजह से जो है उसे आप मॉर्जुलिन जो है अल्सर बोल देते हैं। क्यूशिंग अल्सर कौन से अल्सर जो है इन स्टोमिक सीन इन स्ट्रेस एंड हेड इंजरी। मोस्ट कॉमन साइट जो है बॉडी के और फंडस पे जो आपके स्टोमिक है वहाँ पे हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट कर्लिंग अल्सर, अल्सर जो है ये ड्यूडिनम में होता है, स्टोमिक में सीन होगा इन केस ऑफ डोन्स पेशेंट में। नेक्स्ट है डिक्यूबेटस अल्सर या प्रेशर अल्सर, बेड सोर एंड बेड रिडन पेशेंट्स, बेड सोर की वजह से जो है ये होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसवर्स अल्सर्स ट्यूबरकुलोसिस टीबी की वजह से। लॉन्गिट्यूडिनल अल्सर्स टाइफाइड फीवर, तो टाइफाइड का फीवर दूसरा नाम है हमारे पास इंटेरिक फीवर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डेंड्रेटिक अल्सर, कॉमनली सीन जो है हर्पीज सिम्प्लेक्स के अंदर जो है देखा जाता है। अल्सरेशन ऑफ पेयर पैच अकरेंस द साल्मोनेला इन्फेक्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसम्यूरल अल्सर, ये जो है आपको क्रोन डिजीज़ के अंदर मिलता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस इज लिमिटेड टू मिकोजा एंड सब मिकोजा, तो ये अपने लाजमी याद रखें। स्केप लीजन जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ क्या है एसोसिएटेड है, पायोडर्मा गैंग्रेनिज्म। क्रिप्टेटिस क्रिप्ट एब्सेस सूडोपोलिप्स, ये है अल्सरेटिव कोलाइटिस का क्या है हमारे पास फीचर्स है। मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोस्टिक टेस्ट बताना है अल्सरेटिव कोलाइटिस का एंडोस्कोपी एलियोकोलोनोस्कोपी विद द बायोप्सी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रोन डिजीज़ ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट विद द स्किप लीजन्स, स्किप एरियाज जो है वो खिलाते हैं। क्रिप्ट एब्सेस जो है पैथोग्नोमिक है अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए। इन अल्सरेटिव कोलाइटिस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टर्मिनल इडियम जो है बैक वाश एलाइटिस। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हम फिर से करते हैं इनको कि कोबल स्टोन अपीयरेंस आपको क्रोन्स डिजीज़ के अंदर मिलता है, सी आपने याद रखना है। सूडोपोलिप्स फिस्टुला ट्रांसम्यूरल ये आपको सिसेटिंग ग्रेनुलोमा ये आपको क्रोन डिजीज़ के अंदर क्या है मिलते होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट बताना है अपने क्रोन्स डिजीज़ के अंदर इंडोस्कोपी एलियोकोलोनोस्कोपी विद द बायोप्सी। इमेजिंग टेस्ट बताना है क्रोन्स डिजीज़ का सीटी इंटेरोकोलाइसिस, ठीक है। एफ्थर्स अल्सरेशन के अंदर क्या है अर्लीस्ट रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स इन इंटेरोकोलाइसिस, ये जो है हमारे पास अर्लीस्ट रेडियोग्राफिक जो है फाइंडिंग्स हैं। मोस्ट कॉमन साइट बतानी है हमने टाइफाइड कैंसर की। टर्मिनल एलियम जो है पेयर पैचेस पे जो है आपको ये टाइफाइड जो है अल्सर मिल रहा होता है। मोस्ट कॉमन साइट बतानी है ट्यूबरस अल्सर की, टर्मिनल एलियम पे जो है ये आपको मिल रहा होता है। ये सीधे सीधे MCQs है, कोई मुश्किल नहीं है इनमें, ठीक है। आपने इनको ठीक से जो है प्रिपेयर कर लेना है, इंशाल्लाह आपका NRE जो है पास हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन साइट ऑफ गाल स्टोन एलियस टर्मिनल एलियम है, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर रेक्टम है। अमेबिक कोलाइटिस के अंदर क्या है सिग्मॉइड है। अच्छा जी, नेक्स्ट वल्वुलस के अंदर क्या है आपकी सिग्मॉइड कॉलन फिर से आ गया। डायवर्टिकुलर या डायवर्टिकुलोसिस के अंदर सिग्मॉइड कॉलन फिर से। और रेफर्ड एब्डोमिनल पेन
या हमारे पास एपिगेस्ट्रिक पेन हो और लेफ़्ट आर्म भी इन्वॉल्व हो, जा, नेक और शोल्डर ब्लेड्स को भी क्या है इफ़ेक्ट करा, तो ये इसके बारे में आपने रप्चर्ड आयोटिक एनेरिज्म के बारे में जो है थिंक ऑफ करना है। ठीक है, फिर से कर लें इसको क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एब्डोमिनल एपिगेस्ट्रिक पेन टू लेफ़्ट आर्म, जा, नेक एंड शोल्डर ब्लेड्स, तो रप्चर्ड एओर्टिक एनेरिज्म की ये निशानी है। रेफर्ड एब्डोमिनल पेन टू बैक टीयरिंग पेन, तो इसके अंदर आपने रप्चर्ड एओर्टिक एनेरिज्म को क्या याद रखना है। रेफर्ड एब्डोमिनल एपिगेस्ट्रिक पेन टू ग्रोइन, आपने रेनल कोलिक के बारे में क्या है सोचना है। अच्छा जी, रेफर्ड एब्डोमिनल पेन टू पेरिएम्बोलिकल टू राइट इलियक फोसा, आपने अपेंडिसाइटिस के बारे में क्या है सोचना है। रेफर्ड एब्डोमिनल एपिगेस्ट्रिक टू बैक, तो आपने पेंक्रेटाइटिस के बारे में जो है सोचना है। तो ये सारी निशानियाँ दी हुई हैं, ईजी है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, हम लोग खुद जो है मुश्किल बना लेते होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास रेफर्ड एब्डोमिनल पेन एपिगेस्ट्रम टू बैक, ये जो हमने कर लिया। फिर रेफर्ड एब्डोमिनल पेन टू इंफीरियर एंगल ऑफ राइट स्कैपुला ब्लेड्स, तो एक्यूट कोलिसिस्टैटिस गालस्टोन कोलिलिथियासिस के बारे में आपने थिंक ऑफ करना है। ठीक है, फिर से देखें जो आपका इंफीरियर एंगल है ना राइट स्कैपुला ब्लेड का, उसके बारे में जो है आपने गालस्टोन्स या एक्यूट कोलिसिस्टैटिस के बारे में जो है सोचना है। मॉर्फी साइन जो है आपने कहाँ पे देखना है, एक्यूट कोलिसिस्टैटिस के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास बोआज साइन, ठीक है, ये आपको इंफीरियर एंगल ऑफ राइट स्कैपुला इन एक्यूट कोलिसिस्टैटिस, तो ये जो है आपको इस तरह से मिल रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास केहर साइन, केहर साइन के अंदर क्या है आपको स्प्लेनिक रप्चर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर के अंदर जो है ये आपको केहर साइन मिल रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूलन साइन और ग्रे टर्नर साइन, ये आप कहाँ पे देख रहे होते हैं, रीट्रोपेरिटोनियल हेमरेज के अंदर जो है आप इसे देख रहे होते हैं, और उनमें रीट्रोपेरिटोनियल में जो है आपको हेमरेजिक पेंक्रेटाइटिस, एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म रप्चर जो है मिल रही होती है। ठीक होगा। फिर हमारे पास वेसल इन्वॉल्व ब्लीडिंग एंड एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज, मिडल मेनिंजियल आर्टरी, ये क्या है इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है हमारे पास वेसल इन्वॉल्व ब्लीडिंग एंड सब ड्यूरल हेमरेज, ब्रिजिंग और डिप्लोइक वेन्स जो हैं ये हमारे पास सब ड्यूरल हेमरेज के अंदर इन्वॉल्व होती है। सब रेकनाइड हेमरेज इज ड्यू टू रप्चर ऑफ बेरी एनेरिज्म की वजह से जो है ये। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास वेसल इन्वॉल्व ब्लीडिंग इन एपिस्टैक्सिस, आपकी जो स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी है ना ये इन्वॉल्व होती है जब हमारे पास नाक का बहना उससे खून निकल रहा होता है। वेसल इन्वॉल्व ब्लीडिंग इन द टॉन्सिलेक्टोमी, टॉन्सिलेक्टमी के दौरान आप कौन सी वेसल जो है ब्लीड करी होती है, आपकी पैराटॉन्सिलर वेन हो सकती है, टॉन्सिलर या असेंडिंग पेलेटाइन आर्टरी, इनमें से जो है एक जो है आपकी क्या है ब्लीड करनी होगी। वेसल इन्वॉल्व ब्लीडिंग इन ट्रैक्योस्टोमी, एस्थमस या हमारे पास इंफीरियर थायराइड वेन जो है ब्लीड कर जाती है। वेसल इन्वॉल्व ब्लीडिंग इन हेमेप्टोसिस, ब्रोंकियल जो है आर्टरी हमारे पास होती है इसमें। वेसल इन्वॉल्व ब्लीडिंग इन हेमोरॉइड, सब म्यूकोजल रेक्टल वेनस प्लेक्सस फॉर्म्ड बाय सुपीरियर एंड इंफीरियर रेक्टल वेन्स। ठीक हो गया। वेसल इन्वॉल्व ब्लीडिंग इन रेक्टो प्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी, डोर्सल वेनस प्लेक्सस जो है हमारे पास इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है हमारे पास वेसल इन्वॉल्व ब्लीडिंग इन लेसर कर्वेचर ऑफ स्टोमिक, कौन सी हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। वेसल इन्वॉल्व ब्लीडिंग इन पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टोमिक में कौन सी हमारे पास स्प्लेनिक आर्टरी है। वेसल इन्वॉल्व ब्लीडिंग इन ड्यूरिन अल्सर के अंदर कौन सी आपकी गैस्ट्रोड्यूरिनल आर्टरी। लीक और स्ट्रिक्चर ऑफ बाइल डक्ट आफ्टर सर्जरी हुई है, उसके अंदर क्या है आपकी बाइल डक्ट जो है लीक या हमारे पास स्ट्रिक्च हुई है, तो इसके अंदर जो है आपकी राइट हेपेटिक आर्टरी जो है इन्वॉल्व है, उसकी वजह से हुआ है। स्ट्रक्चर डैमेज ड्यूरिंग डाइसेक्शन एंड ओवेरियन फोसा, तो इंटरनल एलिक आर्टरी जो है इसमें डैमेज है। स्ट्रक्चर कैरी रिस्क ऑफ द डैमेज ड्यूरिंग द थोरेसिक सर्जरी, फॉर एग्जांपल हमारे पास निमोनोएक्टोमी या हमारे पास एसोफेगोएक्टोमी करते होते हैं, तो इसमें जो है आपका क्या है केस थोरेसिक डक्ट। अच्छा जी, स्ट्रक्चर कैरी रिस्क ऑफ द डैमेज ड्यूरिंग द डिफ़िकल्ट थायराइड सर्जरी, तो इसके अंदर आप कौन सी पैराथायराइड ग्लैंड्स की जो है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर कैरी रिस्क ऑफ द डैमेज ड्यूरिंग द कोलोनिक रिसेक्शंस या गायनेकोलॉजिकल सर्जरी के अंदर कौन सा है हमारे पास यूरेटर्स, ये इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी याद रखना है इसको। स्ट्रक्चर कैरी रिस्क ऑफ द डैमेज ड्यू टू द यूज़ ऑफ द वेरीज नीडल टू एस्टैब्लिश द नीमोपेरिटोन, आपकी कौन से बाउल परफरेट हो जाती है। ठीक है। स्ट्रक्चर कैरी रिस्क फेलियर टू डेलिनिएट कैलेट्स ट्रायंगल केयरफुली एंड केयरलेस यूज़ ऑफ द डायथेरेमी, इसके अंदर क्या बाइल डक्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑलवेज एट रिस्क ड्यूरिंग द पेरिडेक्टोमी, इसके अंदर क्या है आपकी फेशियल नर्व जो इन्वॉल्व हो जाती है। स्ट्रक्चर डैमेज व्हेन लाइगेटिंग स्प्लेनिक हाइलम, टेल ऑफ द पेंक्रियास कैन बी इन्वॉल्व, एंड स्ट्रक्चर्स कैरी रिस्क ऑफ द डैमेज ड्यूरिंग द रीडो
ओपन हर्निया सर्जरी, टेस्टिकुलर वेसल जो है इसमें हाई रिस्क पे होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर कैरी रिस्क ऑफ द डैमेज ड्यूरिंग द लिवर मोबिलाइजेशन, हेपेटिक वेन्स जो हैं रिस्क में होते हैं। नर्व डैमेज ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक हर्नियोग्राफी, लैटरल फीमोरोक्यूटेनियस नर्व। नर्व्स डैमेज्ड ड्यूरिंग ओपन एब्डोमिनल सर्जरी, ओपन हर्निया रिपेयर, तो इसके अंदर आपकी जो है एलियो इंग्वाइनल, एलियो हैपोगैस्ट्रिक और हमारे पास जेनिटोफेमिरल नर्व जो है ये आपकी डैमेज हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नर्व्स डैमेज ड्यूरिंग द थोरैक्टोमी, इसके अंदर कौन सी आपकी रीनल लेरेंजियल नर्व है। अच्छा जी, नर्व्स डैमेज ड्यूरिंग द सब मैंडिबुलर ग्लैंड सर्जरी, मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व जो है आपकी डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टरी डैमेज ड्यूरिंग द कोलीसिस्टेक्टोमी, हेपेटिक आर्टरी जो है आपकी वो होती है इसमें डैमेज, ठीक है। आर्टरी डैमेज ड्यूरिंग द अपेंडेक्टमी, डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी जो है आपकी अपेंडेक्टमी के दौरान जो आर्टरी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। स्ट्रक्चर कंप्रेस ड्यू टू लार्ज ट्यूमर इन द पोस्टीरियर मीडियल स्टेनम, जो है इसमें आपका डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा क्या है कंप्रेस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर कंप्रेस ड्यू टू द कैंसर ऑफ द हेड ऑफ द पेंक्रियास, कॉमन बाइल डक्ट की वजह से जो है कंप्रेस हो जाता है। तो यहाँ तक जो है करते हैं पास, बाकी जो है इंशाल्लाह बाद में हम करेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा जी, हमारा है 846 वाला MCQs कि मोस्ट कॉमन साइट बतानी है गैस्ट्रिक अल्सर की, आपके लेसर कर्वेचर पे क्या है गैस्ट्रिक अल्सर होने के क्या है चांसेस होते हैं ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ड्यूरिनल अल्सर, इसके अंदर क्या आपकी जो ड्यूरिनल कैप होती है ना उस पर जो है अल्सर होने के क्या चांसेस होते हैं। मोस्ट कॉमन साइट बतानी कैंसर स्टोमिक के एंट्रम जो होता है ना आपका पार्ट, वहाँ पे होने के क्या है स्टोमिक के कैंसर चांसेस इंक्रीजेज होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन साइट बतानी है लिम्फोमा की, एंट्रम है वो, ठीक है। पेन इन काफ फॉर 2 years, फर्स्ट एबल टू वॉक 360 yards, नाउ ओनली 50 yards, तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट क्लाउडिकेशन की क्या निशानी है। पेन इन राइट हैंड, जबकि हमारे पास राइटिंग थीरम सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स ऑन पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ रिस्ट, तो इसमें क्या है हमारे पास गैंग्लियन जो डायग्नोस्टिक है। मेजर इंजरी ट्राइड विद लैटरल इम्पैक्ट टू नी, जो है हमारे पास मीडियल कोलैटरल, मीडियल मिनिस्कस और हमारे पास इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की क्या निशानियाँ। साइड फॉर अस्कल्टेशन ऑफ पुल्मोनरी वेल्व, तो ये हमारे पास लेफ्ट सेकंड इंटरस्पेस की क्या है साइट है अस्कल्टेट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास अस्कल्टेशन बतानी है हमने एओर्टिक वेल्व, इस तरह से होता है लाइक हमारे पास ये फर्स्ट करें चेस्ट है, ठीक है, तो ये हमारी कौन सी साइड है राइट साइड है और ये कौन सी साइड है लेफ्ट। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये हमारी फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस है, ये दूसरी, तो यहाँ पे आपकी जो है लेफ़्ट साइड पे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे जो है आपका पल्मोनरी वेल्व क्या लोकेट है, ठीक है। इसी तरह आपके राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे जो है आपका क्या है एओर्टिक वेल्व क्या है लोकेटेड है। तो ये जो है हमारे पास अस्कल्टेट करने की क्या निशानियाँ हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास के साइड फॉर अस्कल्टेशन ट्राइकस्पिड वेल्व, जो आपका सीफी स्टर्नल जॉइंट है ना वहाँ पे आपको मिल रहा है, लाइक हमारे पास यहाँ पे आपकी जो है स्टर्नम है ना इस तरह आपके जॉइंट पे जो है मिल रहा है, वो आपका ट्राइकस्पिड वेल्व क्या है निशानी है, ठीक है। अच्छा जी, साइड फॉर अस्कल्टेशन मिट्रल वेल्व के अंदर क्या है लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे जो है आपको मिल रहा होता है। मिड क्लेविकुलर लाइन जो है वहाँ पे आपको क्या मिट्रल वेल्व की अस्कल्टेशन साइट मिल रही होती है। लैंडमार्क ऑफ मसल यूज टू पास CVP लाइन पास करने, ये अक्सर पूछ रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड जो है मसल होता है। पेरिकार्डियोसेंटेसिस बेस्ट अचीव्ड बाय पासिंग अ नीडल थ्रू सब कोस्टल एंगल, जो आपका सब कोस्टल एंगल है ना वहाँ से आप जो है पेरिकार्डियोसेंटेसिस कर रहे होते हैं। ड्यूरिंग पेरिकार्डियोसेंटेसिस नीडल इज इंसर्टेड इनटू द पेरिकार्डियल कैविटी थ्रू द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम, जिसमें हमारे पास कोस्टोसिफाइड एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर दैट लाइज बिटवीन प्रोट्रियन साइड ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हर्नियाज, तो यहाँ पे जो है इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होगी, ठीक है। इंग्वाइनल हर्निया मोस्ट कॉमन ऑन राइट साइड पे होता है, और मोस्ट कॉमन हर्निया एल्डरली में कौन सा होता है डायरेक्ट हर्निया होता है। चिल्ड्रन के अंदर कौन सा अम्बिलिकल हर्निया मोस्ट कॉमन होता है, और हमारे पास इंग्वाइनल हर्निया इन चिल्ड्रन के अंदर इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हियरटस हर्निया कौन सी है स्लाइडिंग, तो ये सीधे MCQs हैं, ऐसी कोई भूलने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आप फोकस करेंगे तो आपको जो है याद हो जाने हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया फीमेल इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया मोर देन फीमेल, तो ये जो है आपकी निशानी होगी हर्निया फीमेल की। क्रिप्टोकॉर्टिज्म इज एसोसिएटेड विद द इनडायरेक्ट हर्निया। तो नेक्स्ट है हमारे पास ओनली कंजेनिटल डायरेक्ट हर्निया इज़ द ओगिलिब हर्निया वियर डिफेक्ट इन द कंजॉइंट टेंडन।
अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड इन द लेप्रोस्कोपिक हर्निया कौन सी होती है? लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। टाइप ऑफ हर्निया दैट इंटर्स डीप इंग्वाइनल रिंग, उसके अंदर कौन सी आपकी? इनडायरेक्ट इंग्वाइनल रिंग। मोस्ट कॉमन टाइप बतानी है आपने हर्निया की, कौन सी आपकी? इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। मोस्ट कॉमन साइड बतानी है इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की, राइट साइड होती है। अच्छा जी, टाइप ऑफ हर्निया बताना है जो कि प्रोट्रूड करता है हैसेलबैक ट्रायंगल से, वो आपका होता है डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। टाइप ऑफ हर्निया बताना है जो ट्रांसफरली बोथ डीप और सुपरफिशियल रिंग से गुजर के जाता है, आपका होता है इनडायरेक्ट हर्निया। मोस्ट कॉमन साइट बतानी है मॉर्गेनी हर्निया की, राइट एंटीरियर मीडियल, ये मोस्ट कॉमन साइट है मॉर्गेनी हर्निया की। मैस बिलो एंड लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल इंडिकेट क्या करता है? फीमोरल हर्निया को। ये सीधा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पूछ रहे होते हैं आपसे। हर्निया विद द हाई रिस्क ऑफ द स्ट्रैंगुलेशन, फीमोरल हर्निया, इंपॉर्टेंट है ये। हर्निया कंटेनिंग मिकल्स डिवेटिकुलम इज टर्म्ड एज लिटिल रिटल्स एरिया, जो है आप बोल रहे थे मिकल डिवेटिकुलम के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हर्निया लैटरल टू द रेक्टस मसल एट द लेवल ऑफ द आर्कुएट लाइन, जो है यहाँ पे आपको स्पेगेलियन हर्निया पे मिल रहा होता है। लोकेशन ऑफ ड्यूरिन अल्सर कौन सी होती है आपकी? फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूरिन होता है। मोस्ट कॉमन जो है आपने लोकेशन बतानी है गैस्ट्रिक अल्सर की, नियर इंसूजरा एंगुलरिस ऑन द लेसर कर्वेचर, ठीक है। ये जो है आपकी मोस्ट कॉमन साइड है गैस्ट्रिक अल्सर की। परफोरेशन ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ड्यूडेनम ब्लीड बाय द गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी के जरिए से जो है आपको परफोरेट मिल रही होती है यहाँ पे, ठीक है। परफोरेशन बतानी है आपने लेसर कर्वेचर की, ब्लीड बाय लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की वजह से जो है हो रही होती है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ पोस्टीरियर वाल ऑफ स्टोमिक ब्लीड बाय द स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी से जो है पोस्टीरियर वाल। आपको याद होगा कि जब हमने सर्जिकल एनाटॉमी की थी तो उसमें जो है पोस्टीरियरली जो हमने देखा था वहाँ पे आपकी स्प्लेनिक आर्टरी जो पड़ी हुई थी। पेल्विस इन द मेल्स जो है आपको हार्ट शेप देगी, एंड्रॉइड हार्ट जो है देगी। नेक्स्ट पेल्विस इन फीमेल्स के अंदर के आपको गैनिकॉइड राउंडेड जो है शेप मिल रही होगी, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द पेल्विक इनलेट इन फीमेल्स के अंदर कौन सी होती है? हमारे पास गैनिकॉइड राउंडेड शेप जो है आपको मिल रही होती है। मोस्ट फेवर पेल्विस कौन सी डिलीवरी के अंदर? गैनिकॉइड जो है पेल्विस मिल रही होती है। फिंगर कुड नॉट रीच सैक्रल प्रोमेंट्री, तो ये जो है हमारे पास एंड्रॉइड पेल्विस की क्या निशानियाँ हैं, ठीक है। अगर फिंगर रीच करे हमारे पास सैक्रल प्रोमेंट्री की, ये कंट्रैक्टेड पेल्विस की क्या निशानी है? डिसेंस ऑफ नॉर्मल ऑफ पैंक्रियाटिक टिश्यू एंड गैस्ट्रिक म्यूकोजा कौन सी हमारे पास? कोरिस्टोमा। थराइड ग्लैंड इज इनक्लोज बाय द प्री ट्रैकियल फेशिया, ठीक है। डिस्पनिया ऑन लाइंग डाउन, तो ये हमारे पास रिट्रोस्टर्नल ग्वाइटर की क्या निशानी है? नर्व इंजरी दैट काजेज हॉर्सनेस फॉलोइंग थोराइड सर्जरी, ये हमारे पास रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की क्या निशानी है? मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड ड्यूरिंग द थोराइडेक्टोमी कौन सी होती है? हमारे पास एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर, इंपॉर्टेंट है लेरेंजियल नर्व। मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड ड्यूरिंग द ट्रैकियोस्टोमी के अंदर कौन सी होती है? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्लीड ड्यूरिंग द थोराइडेक्टोमी कौन सी होती है? इंफीरियर थोराइड वेन होती है। ट्रैकिया स्टार्ट एट द लेवल ऑफ C6 जो है वर्टिब्रा, वहाँ पे जो है आपका ये स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि ट्रैकियोस्टोमी लेवल चिल्ड्रन जो है आपको थर्ड या हमारे पास फोर्थ ट्रैकियल रिंग पे जो है मिल रहा होता है। ट्रैकियोस्टोमी लेवल अडल्ट के अंदर कैसे? सेकंड और थर्ड ट्रैकियल रिंग पे आपको क्या है मिल रहा होगा। ये वाले जो MCQs आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको फिंगर टिप पे जो है आने चाहिए। एंगल जिर्क इज़ बाय S1 गैस्ट्रोसिमनेस, ये जो है आपको दे रहा होगा। नी जिर्क जो है L2 L4 पे क्वाड्रिसेप्स। बाइसेप जिर्क इज़ बाय C5 एंड C6 बाइसेप्स। फोर आर्म जिर्क जो है C5 C6 ब्रैकियोरेडियलिस, और ट्राइसेप जिर्क इज़ बाय C7 C8 ट्राइसेप्स। नेक्स्ट है हमारे पास कॉर्नियल रिफ्लेक्स सेंटर कौन सा है आपका? पोन्स है, CP। प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स सेंटर कौन सा है? मिड ब्रेन, PM, ठीक है। आपने इस तरह निमोने क्या रखना है। अकोमोडेशन सेंटर कौन सा है? सेरिबेलर, AC, ठीक है। तो ये जो है आपने याद रखना। मेमोरी सेंटर इज लोकेटेड इन टेम्पोरल लोब के अंदर जो है ये मेमोरी सेंटर आपका मौजूद होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है आपके हिपोकैम्पस के अंदर स्टोर होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो आपकी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर क्या है स्टोर होती हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है सिनेप्सिस की वजह से जो है इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रही होती है। लॉस ऑफ एबिलिटी टू इनकोड इवेंट्स ऑफ द रिसेंट पास्ट इन लॉन्ग टर्म मेमोरी इज ड्यू टू द डैमेज। हिपोकैम्पस जो है आपका क्या है डैमेज हो गया, उसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म मेमोरी को याद नहीं कर पा रहे। कन्वर्जन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी का occurs in the हिपोकैम्पस। हमारे पास शॉर्ट टर्म को हमने लॉन्ग टर्म की तरफ जो है क्या करना है, तब्दील करना है, तो ये हमारे पास हिपोकैम्पस के अंदर जाके स्टोर होनी है। डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, डिक्रीज RNA लीड टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो यहाँ पे जो है आपको अगर हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस कम हो रही है और RNA जो है ये भी हमारे पास कम है, तो इसने क्या करा देना है? लॉन्ग टर्म मेमोरी करा देना है, ठीक है। इनएबिलिटी टू क्रिएट न्यू मेमोरीज आफ्टर द इंजरी इज एंटेरोग्रेड। अगर इनएबिलिटी टू रिकॉल मेमोरीज, ठीक है, यानी कि पिछली याद करने के लिए उसे आप बोलते हैं रिट्रोग्रेड। एरिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्रीहेंशन ऑफ द लैंग्वेज एज वेल एज द प्रोडक्शन ऑफ कोहेरेंट लैंग्वेज इज द वर्निक्स एरिया। एरिया 22 आप जिसको बोलते हैं। इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस वर्ड्स, ब्रुकाज एफिजिया।
इनएबिलिटी टू कम्प्रीहेंड लैंग्वेज और प्रोड्यूस कोहेरेंट स्पीच, इसे आप बोलते होते हैं वर्निक्स एफ। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इनएबिलिटी टू रिपीट आफ्टर द हेयरिंग अ सेंटेंस, कंडक्शन जो है एफेजिया होता है। इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस वर्ड्स आर कोहेरेंट स्पीच, हाउएवर रिपीटिशन इज स्पेयर्ड, ट्रांसकॉर्टिकल एफेजिया जो है हमारे पास होता है। ऑल लैंग्वेज फंक्शन इज इम्पेयर्ड कॉल्ड एज अ ग्लोबल एफेजिया। सीटी शो बाइकन्वेक्स क्रिस्टन शेप्ड एरिया दैट डज नॉट क्रॉस द मिड लाइन को क्रॉस नहीं कर सब ड्यूरल हेमरेज। ये सारे जो है आपके न्यूरोलॉजी के क्या है क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपने इसको क्या है ठीक से याद कर लेना है। सीटी शोज अ बाइकनकेव लेंस शेप्ड इनहेंस्ड विद स्मूथ बॉर्डर्स, एपिड्यूरल एक्स्ट्रा हेमरेज जो है ये उसकी निशानी है। डायलेटेड और फिक्स्ड प्यूपल है, सीन इन हेमरेज सबड्यूरल हेमाटोमा के अंदर के आपको ये नज़र आता है। सीवियर हेडेक ऑफ लाइफ है, वोमिटिंग है, सीएसएफ ब्लड जो है टिंग्स है, तो ये हमारे पास सब रेकनाइड हेमरेज की क्या है निशानी है। हेमरेज मोस्ट कॉमनली काज बाय द सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, इसमें आपकी इंट्रापेरेन्काइमल जो है हेमरेज होती है। ब्रीफ रिवर्सिबल एपिसोड ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन लास्टिंग फ्यूअर देन 24 आवर्स, ये हमारे पास ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक की क्या है निशानी है। नेक्स्ट है हमारे पास वेंट्रिकल विच कम्युनिकेट्स विद द सबरेकनाइड स्पेस विया 3 आउटलेट फोरामिना, 2 फोरामिना ऑफ लोशका और 1 फोरामिन जो है आपका मेजेंटिका होता है, जो कि फोर्थ वेंट्रिकल के साथ होता है। ठीक है। मॉडिफाइड एपेंडिबल सेल्स नोन एज अ क्रोइड प्लेक्सिस प्रोड्यूस, ये जो है आपके सेल्स होते हैं ना एपेंडिबल सेल्स, ये आपके सीएसएफ को क्या प्रोड्यूस करते हैं। सीएसएफ जो है बना होता है आपके क्रोइड प्लेक्सिस से। सीएसएफ जो है रीअब्जॉर्ब होता है आपके वेनस सिस्टम बाय द एरेक्नाइड ग्रेनुलेशन से। ठीक है। सीएसएफ प्रोडक्शन पर आवर 20 ml पर आवर जो है ये प्रोड्यूस होता है। डेली प्रोडक्शन इसकी 400 से 500 ml होती है, एवरेज जो है 450। ठीक है। और सीएसएफ प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स एंड सब रेकनाइड जो है 90 to 150 ml आपका ये इन दो के अंदर जो है मौजूद होता है, वेंट्रिकल और सब रेकनाइड स्पेस के अंदर। सीएसएफ राइनोरिया का क्या मतलब है, अकर्स ड्यू टू द फ्रैक्चर ऑफ क्रिबरी फ्रॉम प्लेट ऑफ द एथमाइडल बोन, इट इज़ एक्सट्रीमली थिन, तो ये जो है बहुत पतली होती है। ठीक है। इसका कोई भी फ्रैक्चर हुआ तो उसमें से आपका सीएसएफ जो है लीक होना स्टार्ट हो जाएगा नाक के वजह से। ठीक है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ द सीएसएफ राइनोरिया इज द एट्रोजेनिक ट्रॉमा या सर्जरी है। ठीक है। सीएसएफ राइनोरिया इज सीन इन Lee4-2 and Lee4-3 fracture at the cribriform plate is injured. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू डिटेक्ट द सीएसएफ राइनोरिया जो है इसमें कौन से आपके एमआरआई जो है डायरेक्टली करते होते हैं। लाइंग फ्लैट ऑन देयर बैक विद अ पैसिव फ्लेक्शन ऑफ नेक, पेटेंट फ्लेक्शन नी इज अ ब्रोडिस्की साइन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इनएबिलिटी टू स्टैंड लाइन नी व्हेन हिप इज फ्लैक्स एट 90 डिग्री इज द केयरिंग साइन, तो ये सीधे सीधे आपके मेनिंजाइटिस के क्या है साइन है, आपने इनको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल ऑफ डिमेंशिया, अटैक्सिया एंड यूरिनरी इनकंटिनेंस इज सीन इन द नॉर्मल प्रेशर हेड सिफिलिस के अंदर जो है आपको नजर आता है, इंपॉर्टेंट है। फिर से देख लें, क्लिनिकल ट्रायल ऑफ डिमेंशिया, अटैक्सिया एंड यूरिनरी इनकंटिनेंस नॉर्मल प्रेशर हेडोसिफिलिस के अंदर नजर आता है। हेडोसिफिलिस जो है मोस्ट कॉमनली ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कौन सी हमारे पास एक्वीडक्ट ऑफ द सिल्वस की वजह से जो है हेडोसिफिलिस अकर हो रहा होता है। साइट ऑफ लंबर पंक्चर बतानी है आपने L3, L4, L4 और L5, तो मोस्टली जो है हमारे पास L4, L5 जो है बता रहे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सब रेकनाइड स्पेस एक्सटेंड टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द S2। कॉमन नर्व इन्वॉल्व इन द डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर कौन सी होती है आपकी थर्ड नर्व जो है क्यूलोमोटर। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास अपवर्ड गेज डैमेज जो है उसमें आपकी जो है फोर्थ क्रैनियल नर्व जो है इन्वॉल्व होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फेलियर टू अबडक्ट आई, डैमेज टू विच नर्व, सिक्स नर्व जो है आपकी अब्डूशन नर्व जो है इसमें क्या है इन्वॉल्व। बेल्स पाल्सी इज ड्यू टू द इंजरी ऑफ द सेवंथ क्रैनियल पैरालिसिस, फेशियल नर्व पाल्सी। मोस्ट कॉमन सीएनएस कॉम्प्लिकेशन बतानी है सार्कोइडोसिस के बाद, सेवंथ क्रैनियल नर्व पाल्सी, फेशियल नर्व पैरालिसिस भी आप इसे क्या बोलते हैं। एस्टिमस ऑफ द थायराइड ग्लैंड लाइज करता है आपके इंटीरियरली टू सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ट्रैकियल रिंग्स। ठीक है, डायरेक्टली। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ड्यू टू द फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड इन द चिल्ड्रन, सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, इंपॉर्टेंट है ये आपने याद रखना है। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ड्यू टू द फॉल ऑन आउटस्ट्रेच इन एडोलसेंट, फ्रैक्चर और सिकिफाइड जो है हो रहा होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ड्यू टू द फॉल ऑन आउटस्ट्रेच इन हैंड एल्डरली, कोलेज फ्रैक्चर, तो ये 3 डिफरेंस उन्होंने बता दिए है, तो ये आपने क्या है फिंगर टिप पे याद करना है इसको। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ड्यूरिंग चाइल्डहुड के अंदर कौन से हमारे पास ग्रीन स्टिक क्या है फ्रैक्चर, रेडियस और अल्ना इसके चांसेस होते हैं। ठीक है। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ड्यूरिंग द चाइल्डहुड अराउंड एल्बो, एल्बो के साथ कौन सा सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर, यही जो होता है ऑफ ह्यूमरस आपका जो है एल्बो के करीब फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। फ्रैक्चर ऑफ हुक ऑफ द हेमेड, इसमें क्या अल्नार नर्व जो है डैमेज हो जाता है, क्यूबिटल टनल सिंड्रोम भी करा सकती है। एक्चुअली नर्व इज फॉर्म्ड बाय C5 C6 से जो है ये बनी होती है। अल्नार नर्व जो है फॉर्म्ड होती है आपकी C8 T1 से, मीडियन नर्व जो है आपकी C5 T1 से, ये सीधे सीधे MCQs बनते होते हैं। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स जो है आपकी रेडियल आर्टरी जो है पेन शो कर रहा होता है। नेम ऑफ फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस दैट प्रोड्यूसेस ग्रीनर फॉर अपीयरेंस, स्कोरे फ्रैक्चर वो कहलाता है।
नर्व इंजर्ड इन द फ्रैक्चर ऑफ द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस एक्सिलरी नर्व वो कहलाती है। नर्व इंजर्ड इन एंटीरियर डिस्लोकेशन ऑफ द ह्यूमरस एक्सिलरी नर्व एंड पोस्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ड्यू टू द डैमेज एंटीरियर डिस्लोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट जो है होता है। एक्सिलरी नर्व एंड द पोस्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी डैमेज ड्यू टू द इंजरी इन द क्वाड्रेंगुलर स्पेस जो है इसमें आ जाती है। नर्व इंजर्ड इन द फ्रैक्चर ऑफ द मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस प्रॉक्सिमल लीजन्स अल्नार नर्व आती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नर्व इंजर्ड इन द फ्रैक्चर्ड हुक ऑफ द हेमेड डिस्टल लीजन फ्रॉम फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड अल्नार नर्व होती है। अल्नार नर्व इंजर्ड इन कंप्रेशन ऑफ द नर्व अगेंस्ट हेमेड एज द ऑन रेस्ट ऑन द हैंड लिबर ड्यूरिंग द साइक्लिंग अल्नार नर्व वो आपकी होती है। नेक्स्ट है नर्व इंजर्ड इन सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस मीडियन नर्व आती है। नर्व इंजर्ड इन द फ्रैक्चर ऑफ द एम.आई शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस इसमें कौन सी है, रेडियल नर्व होती है। नेक्स्ट है रिपीटेटिव प्रोनेशन स्पिनेशन ऑफ फोर आर्म, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्क्रू ड्राइवर यूज़ या फिंगर ड्रॉप, इसमें आपकी क्या है रेडियल नर्व जो इन्वॉल्व होती है। नर्व इंजर्ड इन रिस्ट ड्रॉप आपकी रेडियल नर्व। कंप्रेशन ऑफ एक्जिला फॉर एग्जांपल हमारे पास ड्यू टू क्रचेस आर स्लीपिंग विद आर्म ओवर चेयर सच एज ए नाइट पालसी, शराब पी के जो है अक्सर जो है लोग अब चेयर पे बैठ के ना फिर अपनी बाजू जो है ऐसे लटका के बैठते हैं तो उसे सैटरडे नाइट पैल्सी बोलते होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियल नर्व कैन बी कंप्रेस्ड, इसका आंसर जो है हमारे पास रेडियल नर्व था। रेडियल नर्व कैन बी कंप्रेस्ड अगेंस्ट द ऑपरेटिंग टेबल मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म ड्यूरिंग द ऑपरेशन सैटरडे नाइट पैल्सी जो होती है वो हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट डायग्नोस है हमारे पास। नर्व इंजर्ड इन अपर ट्रंक कंप्रेशन मस्कुलो क्यूटेनियस है C5 C7। मोस्ट कॉमनली टोन टेंडन ऑफ रोटेटेड कफ कौन सा होता है आपका सुप्रास्पाइनेटम, तो यहाँ पे आपने एक निमोनिक याद रखना है सिट्स का, ठीक है। S स्टैंड फॉर सुप्रास्पाइनेटस, ठीक है। I स्टैंड फॉर इंफ्रास्पाइनेटस, T स्टैंड फॉर टेरीज माइनर, ठीक है। और हमारे पास S स्टैंड फॉर सब स्केपुलरिस, तो ये आपने निमोनिक याद रखना है। ये हमारे मसल्स हैं किस चीज़ के, रोटेटर कफ के, तो अक्सर पूछते होते हैं, ठीक है, आपने याद रखना है लाजमी इसको। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि विंगिंग ऑफ स्कैपुला इज ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ सेरेटस इंटीरियर मसल, तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। विंगिंग ऑफ स्कैपुला इज ड्यू टू द इंजरी टू लॉन्ग थ्रेसिक नर्व, रूट कौन सा है हमारे पास C5 C7। काजेज ऑफ लॉन्ग थ्रेसिक नर्व कौन से हमारे पास एक्सिलरी नोड डाइसेक्टिंग आफ्टर द मेस्टेक्टोमी स्टेप बाउंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास एर्ब्स पाल्सी वेटर स्टेप जिसे बोलते हैं ड्यू टू द ट्रैक्शन और टेयर ऑफ द अपर ट्रंक, इसमें रूट कौन से होते हैं C5 और C6। नेक्स्ट है हमारे पास क्लम्प की पाल्सी जिसे आप क्ला हैंड भी बोलते हैं ड्यू टू द ट्रैक्शन और टेयर ऑफ द लोअर ट्रंक, तो आपने ये डिफरेंस याद रखना है। एर्ब पाल्सी हमेशा अपर ट्रंक को इन्वॉल्व करेगी और क्लम्प जो है हमारे पास लोअर ट्रंक को क्या इन्वॉल्व करेगी, तो इसके अंदर जो है आपका नर्व रूट होगा C8T1 होगा। स्केफॉइड पैल्पेबल इन एनाटॉमिक स्नफ बॉक्स इज़ द मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड कार्पल बोन, कार्पल टनल सिंड्रोम, ये इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी याद रखना है। इंट्रैपमेंट ऑफ median nerve in the carpal tunnel between the transverse carpal ligament and the carpal bones, ligament और bones जो है यहाँ पे क्या है ट्रांसवर्सली पड़े हुए, तो इस यहाँ पे नर्व कंप्रेशन होनी है जिससे पैरास्थीसिया जो है क्रिएट होता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रैक्चर ऑफ द हुक ऑफ द हेमेट कैन काज द अल्नर नर्व कंप्रेशन, गायोन कैनाल सिंड्रोम जो है कहलाता है। मेटाकार्पल नेक फ्रैक्चर आल्सो कॉल्ड द बॉक्सर्स फ्रैक्चर, बॉक्सर फ्रैक्चर इज कॉमन फ्रैक्चर caused by the direct blow with a closed fist, for example हमारे पास punching a wall। Boxer's fracture is commonly seen in the fifth metacarpal. Atrophy of the thenar eminence can be seen in the median nerve lesions. Atrophy of the hypothenar eminence can be seen in ulnar nerve lesions के अंदर आपको नजर आती है। ulnar claw sign जो extending fingers at rest, nerve involved जो है हमारे पास यहाँ पे distal ulnar nerve होती है। hand of benediction making a fist, nerve involved proximal median nerve जो है आपकी यहाँ पे involved होती है। median claw साइन एक्सटेंडिंग फिंगर एट अ रेस्ट, रेस्ट पे जो है नर्व जो है इन्वॉल्व होगी वो आपकी होगी डिस्टल मीडियन नर्व, तो आपने यहाँ पे जो है लाजमी इन दोनों के डिफरेंस देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रबल मेकिंग एट फेस्ट क्लोजिंग द हैंड, यहाँ पे जो है दिक्कत हो रही है उसे क्लोज जो है हैंड करने में, तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉक्सिमल अल्नार नर्व की वजह से है। नर्व डैमेज इन एब्डोमिनल सर्जरी, एलियो हाइपोगैस्ट्रिक जो है नर्व आपकी डैमेज हो जाती है एब्डोमिनल सर्जरी के अंदर। नर्व डैमेज इन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जेनिटोफीमोरल नर्व होती है वो, ठीक है। नेक्स्ट है नर्व डैमेज इन पेल्विक सर्जरी, कौन सी ऑब्टूरेटर नर्व होती है।
nerve damage in pelvic fracture, compression from retroperitoneal hematoma or source abscess, तो इसके अंदर आपकी कौन सी होगी, femoral nerve होगी. Nerve damage in herniated disc, posterior hip dislocation, पीरीफॉर्मिस सिंड्रोम, ये आपके शियाटिका. यहाँ तक जो है हमारे 1000 MCQs हो गए, बाकी बचे 1000 इंशाल्लाह वो भी जो है आज हम कवर कर लेंगे. नेक्स्ट हमारे पास शियाटिका स्प्लिट्स इनटू द कॉमन पेरोनल नर्व एंड द टिबियल नर्व्स. नेक्स्ट है हमारे पास नर्व injured in the fibular neck fracture, common peroneal nerve. Nerve injured in the trauma or compression of the lateral aspect of the leg, जो है हमारे पास common peroneal nerve है. ठीक है. नेक्स्ट है foot drop is caused by the damage to common peroneal nerve. Patient cannot stand up on tip of the toes. नर्व यहाँ पे कौन सी डैमेज होती है, आपकी टिबियल नर्व डैमेज है. इंजेक्शन इंट्राग्लूटियल इज गिवन विद टेक्निक टू अवॉइड डैमेज टू सुपीरियर ग्लूटियल नर्व से बचने के लिए जो हम देते होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट आस्क्ड टू स्टैंड ऑन हिज राइट फुट, हिज लेफ्ट हिज ड्रॉप्स ट्रेंडलिंग साइन गेट. तो यहाँ पे जो है आपका राइट सब सुपीरियर ग्लूटेन नर्व क्या है, डैमेज है, उसकी वजह से जो है आपको ट्रेंडलिंग बर्ग साइन या गेट आपको मिल रहा है. ठीक है. डिफ़िकल्टी क्लिम्बिंग स्टेयर, राइजिंग फ्रॉम द सीटेड पोजीशन, लॉस ऑफ द हिप एक्सटेंशन, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व डैमेज है यहाँ पे. नर्व इंजर्ड इन द पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन, कौन सी हमारे पास इंफीरियर ग्लूटियल नर्व है वो. पेशेंट विद डिक्रीज सेंसेशन इन द पेरिनियम एंड द जेनिटल एरिया, डेवलप फीकल एंड यूरिनरी इनकंटिनेंस. तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या है, पुडेंटल नर्व होगी. पुडेंटल नर्व कैन बी ब्लॉक्ड विद द local anesthetic during the childbirth using the ischial spine as a landmark for the injection. Next है most common ankle sprain overall, anterior talofibular ligament classified as a low ankle sprain. Anterior talofibular ligament is caused by due to the over inversion या supination of the foot की वजह से हो रहा है. Most common high ankle sprain एंटीरियर इंफीरियर टिबियोफाइबुलर लिगामेंट की वजह से है. ग्रेटर स्पेनस वेन ग्राफ जो है कहाँ से लिया जाता है, आपके पोस्टीरियर टू लैटरल मेलुलस से. मीडियल एपिकोंडाइलिटिस जिसे आप गोल्फर्स एल्बो भी बोलते हैं, ये रिपीटेटिव क्या है, रेस्ट एफ्लेक्शन या हमारे पास एडियोपैथिक पेन नियर द मीडियल जो है एपिकोंडाइल पे आपको मिलेगा. लैटरल एपिकोंडाइलिटिस जिसे आप टेनिस एल्बो भी बोलते होते हैं, रिपीटेटिव रेस्ट जो है हमारे पास एक्सटेंशन मिलेगी बैक हैंड्स शॉर्ट्स या एडियोपैथिक पेन जो है नियर लैटरल एपिकोंडाइल होगा. फ्रैक्चर ऑफ द मीडियल मेलुलस लीड टू द इंजरी ऑफ द टिबियल नर्व एंड द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी. नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन चॉइस फॉर द एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा, एपिड्यूरल हेमाटोमा. इसके अंदर कौन सी आपने करनी है, सीटी स्कैन ऑफ द ब्रेन कर देना है. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द सब ड्यूरल हेमाटोमा, इसके अंदर भी आपने क्या है, सीटी स्कैन ऑफ द ब्रेन करना है. 1020 पे करते हैं पास, जो है बाकी बाद में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. तब तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन. 1020 तक जो है हमने कर लिए थे. अभी आगे जो है स्टार्ट करते हैं. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर सब एरेक्नाइड हेमरेज. ठीक है. इसके अंदर आपने क्या करना है, सीटी स्कैन ब्रेन करना है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द इटियोलॉजी ऑफ सब एरेक्नाइड हेमरेज. इसमें जो है आपकी 4 वेजल, ठीक है, एमआरआई एंजियोग्राफी और हमारे पास फिर सीटी एंजियोग्राफी और डीएसए, ये जो है आप करते होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास 4 वेजल जो है एमआर में है. ठीक है. फिर एंजियोग्राफी, फिर सीटी एंजियोग्राफी, फिर डीएसए. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द एक्यूट ब्रेन हेमरेज स्ट्रोक जो है इसमें सीटी स्कैन ऑफ द ब्रेन आप जो है करेंगे. इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंट्राक्रेनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन ब्रेन ट्यूमर में, इसमें आपने क्या करना है, एमआरआई कराना है ब्रेन का. नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर मियास्थेनिया ग्रेविस. इसके अंदर आप जो है इलेक्ट्रोमायोग्राफी कराते हैं, इंपॉर्टेंट है ये. इन्वेस्टिगेशन चॉइस फॉर द जियांट सेल अर्थराइटिस, इसका दूसरा नाम है टेम्पोरल अर्थराइटिस. तो इसमें आप क्या है, टेम्पोरल आर्टरी की बायोप्सी जो है कराएंगे. नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द जीआई ट्यूबरक्लोसिस, लाइक हमारे पास एब्डोमिनल या इंटेस्टाइनल जो है टीबी हो रही है. तो इसमें आपने क्या कराना है, कंट्रास्ट इन्हेंस्ड सीटी करानी है, CES CT. तो ये जो ऊपर भी हमारे जो है आया था CES CT, तो उसका मुखफ़फ़ है ये कंट्रास्ट इन्हेंस्ड सीटी स्कैन. नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा. इसमें क्या है, आप कंट्रास्ट जो है सीटी इनहेंस सीटी स्कैन जो है करते होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास रेनल सेल कार्सिनोमा, इसके अंदर भी आप कंट्रास्ट इनहेंस सीटी स्कैन जो है करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास इन्वेस्टिगेशन चॉइस फॉर द रेनल स्टोन, सीटी स्कैन करेंगे. कोलिलिथियासिस गॉल स्टोन्स के अंदर आप अल्ट्रासोनोग्राफी जो है. नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द पायोजेनिक लीवर एब्सेस. इसके अंदर क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे. ये सुपीरियर जो है, फिर हमारे पास सीटी स्कैन, ये सुपीरियर है, सीटी स्कैन आपका. ठीक है.
पहले तो है हमने अल्ट्रासोनोग्राफी करनी है, अगर उससे नहीं हो रहा तो फिर हमने सीटी स्कैन जो है करनी है। मे बी क्लीवर एब्सेस है, इसके अंदर भी आप जो है अल्ट्रासोनोग्राफी फिर जो है सीटी स्कैन। हाइड्रेटेड डिजीज़ है, इसके अंदर क्या एलिसा, अगर ऑप्शन में ना हो फिर सोनोग्राफी को क्या सेलेक्ट करना है। अगर अल्ट्रासोनोग्राफी और एलिसा दोनों ना हो तब आपने सीटी स्कैन को क्या है सेलेक्ट करना है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द कॉमन बाइल डक्ट स्टोन, इसमें क्या है आप MRCP करते होते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस, प्लेनिक एब्सेस या लंग एब्सेस, इसके अंदर क्या है आप CT स्कैन करते होते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द एवेल्यूशन पेशेंट विद एब्डोमिनल ट्रॉमा, CT स्कैन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पेप्टिक अल्सर परफोरेशन के लिए जो है आप एक्सरे ऑफ एब्डोमेन करेंगे। ये सीधे MCQ से सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर क्या है आप कलर डुपलर अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वेजिको यूरिट्रिक रिफ्लक्स, इसके अंदर आप क्या करते होते हैं मैक्चुरेटिंग सिस्टोइरिथ्रोग्राम और हमारे पास वाइडिंग सिस्टोइरिथ्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रेनल ट्यूबरकुलोसिस, इसके अंदर क्या है आपने क्या करना है, हमारे पास जो आपकी कंट्रास्ट इंटेंसिटी स्कैन है ना ये करानी है। रेनल सेल कार्सिनोमा के अंदर भी सेम यही कराएंगे। पोस्टीरियर यूरिथ्रल वेल्व है तो उसके अंदर आप जो है मैक्चुरेटिंग जो है हमारे पास सिस्टो यूरिथ्रोग्राम ये आप जो है करा रहे होंगे। ये दूसरी हमारे पास वाइडिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम जो है ये भी आप करा सकते हैं। टेस्टिकुलर टॉर्शन है तो इसके अंदर क्या है आपने क्या कराना है, टेस्टिकुलर टॉर्शन के अंदर जो है हमने यहाँ पे कलर डुपलर जो है अल्ट्रासोनोग्राफी करानी है। कार्सिनोमा ब्लैडर के अंदर क्या कराना है, सिस्टोस्कोपी विद बायोप्सी जो है हमने करानी है। डीप वेनस थ्रोम्बोसिस DVT के अंदर आप कौन सा इन्वेस्टिगेशन चॉइस करें, डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड जो है आप कराते होते हैं। नेक्स्ट वेरिकोज वेन्स है, इसके अंदर क्या आपने डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड करानी है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास डिटेक्टिंग स्मॉल पैरायोटिक लिम्फ नोड, इनको जो है हम रूल आउट करने के लिए CT स्कैन का क्या है इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, इसके अंदर फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ये भी फाइब्रोएडिनोमा, इसके अंदर भी आप फाइन नीडल जो है एस्पायरेशन साइटोलॉजी जो है यूज़ करते हैं। डिस्क्रीट थराइड स्वेलिंग, इसके अंदर भी आपने क्या है फाइन नीडल एस्पायरेशन, इनमें से जो है एक ना एक MCQ लाजमी आता है फाइन नीडल वालों में से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सोलेटरी थराइड नड्यूल, इसके अंदर भी आप फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी जो है कर रहे होते हैं। पेपलरी कार्सिनोमा ऑफ द थराइड, इसके अंदर भी आप सेम, फॉलिकुलर कार्सिनोमा में भी सेम, मेडुलरी कार्सिनोमा के अंदर भी सेम। लेकिन एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा जो है इसके अंदर आप जो है इंसिजनल बायोप्सी सुपीरियर रख रहे होते हैं और फाइन नीडल एस्पायरेशन ये आपकी क्या होती है, ये हमारे पास इन्फीरियर होती है। नेक्स्ट थराइड लिम्फोमा, ये एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या है वो फाइन नीडल एस्पायरेशन को क्या क्लिक कराते हैं। तो थराइड लिम्फोमा के अंदर आपकी कोर नीडल बायोप्सी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पैराथराइड ट्यूमर, इसके अंदर क्या है फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी आप करते होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अपर GI ब्लीडिंग, इसकी इन्वेस्टिगेशन और चॉइस बतानी है तो हमारे पास अपर GI इंडोस्कोपी। अगर लोअर GI ब्लीडिंग की जो है इन्वेस्टिगेशन चॉइस करानी है तो उसमें क्या कोलोनोस्कोपी करेंगे, सिग्माइडोस्कोपी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डायग्नोसिस ऑफ कार्सिनोमा ऑफ द एसोफेगस, इसके अंदर क्या है इंडोस्कोपी विद बायोप्सी जो है अच्छी जो है इसमें हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हिश स्प्रम डिजीज़ का क्या है आपने इन्वेस्टिगेशन चॉइस बताना है। रेक्टल बायोप्सी, डायग्नोसिस ऑफ कार्सिनोमा ऑफ द रेक्टम क्या है सिग्माइडोस्कोपी, रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल, ये जो है आपने ख्याल करना है सिग्माइडोस्कोपी जो है रिजिड होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं होनी चाहिए, और बायोप्सी भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डायग्नोसिस ऑफ द कार्सिनोमा ऑफ द एनल कैनाल, इसके अंदर आपने प्रोक्टोस्कोपी विद बायोप्सी जो है करानी है। प्लास्टिक एनीमिया के अंदर बोन मैरो बायोप्सी करानी है। एक्यूट ल्यूकेमिया के अंदर भी बोन मैरो बायोप्सी करानी है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर स्वेट क्लोराइड टेस्ट जो है कराना है, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट हमारे पास डायबिटीज़ मेलिटस, इसके अंदर कैसे 2 आवर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास 2 आवर्स आफ्टर द 2 आवर्स के बाद जो है आप 75 ग्राम जो है ग्लूकोज जो है इंजेस्ट कराएंगे, ठीक है। इंजेक्शन करानी है 75 ग्राम ग्लूकोज। तो डायबिटीज़ मेलिटस वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है ये। कंजम्पशन ऑफ 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, अगर वैल्यू हमारे पास 200 mg पर डेसीलीटर, ये फिर हमारे पास क्या है डायबिटीज़ मेलिटस शो करती है। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर मॉनिटरिंग ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस, हीमोग्लोबिन A1C, ये जो है हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है। A1C आपको क्या है ये बता देगा कि आपको 3 से 6 मंथ की जो है डायबिटीज़ लेवल बता देगा। अच्छा जी, जो आपकी डायबिटीज़ मेलिटस के अंदर हीमोग्लोबिन A1C होता है ना टेस्ट, इसके अंदर क्या होता है एवरेज ब्लड ग्लूकोज ओवर प्रायर 3 मंथ की जो है आपको दे देता है, ठीक है। ये इन्फ्लुएंस्ड होती है आपके RBC सेल से टर्न ओवर होके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बताना है अपने एक्रोमेगालिया, इसके अंदर क्या है आपने ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट देना है, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट में जो है सीरम जो है IGF,
जो है 1 आपने कराना। नेक्स्ट हमारे पास जिग्नेटिज़म का इन्वेस्टिगेशन चॉइस क्या है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये जो है हमारे पास जिग्नेटिज़म का क्या है टेस्ट है, दोनों जो है इसमें हम कर सकते हैं, ठीक है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। थायराइड स्टेटस में आपने क्या करना है, TSH लेवल चेक कराना है। नेक्स्ट है हमारे पास विल्सन डिजीज़। विल्सन डिजीज़ का दूसरा नाम आपको दे देते हैं कि हेपेटोलेंटिकुलर जो है डीजनरेशन। तो इसका जो है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन चॉइस जो है सीरम सीरोप्लाज्मिन है। नेक्स्ट हमारे पास इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, क्रोहन डिजीज़ और अल्सरेटिव डिजीज़ को मॉनिटर करने के लिए कौन सी एक्टिविटी देखनी पड़ती है, तो डिस्टिंग्विश करते होते हैं हम नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ से, लाइक हमारे पास इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या इसमें जो है हम फीकल जो है कैल्प्रोटेक्टिंग जो है करते होते हैं। तो इसमें जो है हमारे पास इसको फ़र्क जो है इसमें फ़र्क करने के लिए जो है हम यही चीज़ जो है फीकल कैल्प्रोटेक्टिन कर रहे होते हैं, जिसमें आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का क्या फ़र्क पता चल जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस। इसके अंदर क्या है, ब्लड कल्चर है, इन्वेस्टिगेशन चॉइस। नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूट रूमेटिक फीवर। इसके अंदर क्या है, ASO टाइटर। नेक्स्ट है हमने फियोक्रोमोसाइटोमा का ट्रीटमेंट बताना है। इसके अंदर क्या है ना, आपने एड्रिनल की क्या है एक्टोमी कराना, रिमूव कर देना है एड्रिनल ग्लैंड को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लिवर सेल इंजरी एंजाइम डिक्रीजेस। इसके अंदर जो है सूडो कोलिन एस्टरेज, ये क्या है डिक्रीज़ कर देता है। नेक्स्ट है सीरम मार्कर फॉर लिवर डैमेज, ALT एंड AST। लिवर फेलियर का मार्कर जो है हमारे पास PT। और नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इन एक्यूट लिवर फेलियर के अंदर कौन सा है हमारे पास, PT। नेक्स्ट है हमारे पास मार्कर ऑफ लिवर्स बायोसिंथेटिक फंक्शन, एल्बुमिन। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम, PT जो है आपको क्या शो कराता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे फैक्टर 7 जो है आपको दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, तो ये आपको क्या बताता है, ये जो है आपको इंट्रिंसिक पाथवे लाइक फैक्टर 8 और 9 जो है इसके बारे में क्या है आपको बताएगा। फिर है हमारे पास ब्लीडिंग टाइम। ये जो है सीधे MCQs बनते होते हैं, तो इनको आपने क्या है भूलना नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास आपने ब्लीडिंग टाइम शोज़ क्या कराता है आपको, प्लेटलेट फंक्शन बताता है। मॉनिटरिंग ऑफ हेपरिन एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो है आपको क्या है APTT, ये अभी हम ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वारफरिन के इंट्रिंसिक पाथवे देखते हैं आप, PT, और हमारे पास INR देखते होते हैं, ठीक है। तो जब भी आप वारफरिन देंगे ना, तो आपको INR जो है देखना पड़ता है, ठीक है, उसका लेवल देखना पड़ता है, फिर आप जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हेपरिन जो है विदाउट INR के है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि टू एक्सेस इन द पेशेंट विद प्रोलॉन्ग्ड और क्रोनिक लिवर डिजीज़ विच टेस्ट इज़ टू बी डन। तो यहाँ पे जो है आपने क्या कराना है, एल्बुमिन जो है चेक कराना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द पेशेंट विद प्रोलॉन्ग PT एंड BT फैक्टर जो है 7 डेफिशिएंसी उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट विद प्रोलॉन्ग APTT एंड BT, इसमें क्या वॉन विली ब्रांड जो है डिजीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोलॉन्ग APTT और नॉर्मल BT है, तो ये सीधे MCQs बनते होते हैं, ठीक है। इनको आपने ठीक से जो है प्रिपेयर कर लेना है। मैंने कई बार आपको बोला है कि ठीक से प्रिपेयर करना है इन 2000 MCQs को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट विद प्रोलॉन्ग्ड PT एंड APTT विटामिन K डेफिशिएंसी है इसकी, ठीक है। तो कंफ्यूज करने वाले हैं, तो इनको फिर भी हम जो है थोड़ी देर तक फिर रिपीट कर लेते हैं इनको। पेशेंट विद प्रोलॉन्ग APTT। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट विद प्रोलॉन्ग APTT, PT एंड BT। तो ये हमारे पास DIC का क्या है केस है। प्लाज्मिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डीजनरेशन ऑफ फाइब्रिन। नेक्स्ट इनको जो है हम फिर से जो है एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए 183 से लेकर हमने कहाँ तक देखना है इसको, 193 तक 10 MCQs है, तो इनको ठीक से कर ले। प्रोथ्रोम्बिन टाइम PT जिसे हम बोल रहे हैं, तो इसका जो है फैक्टर 7 को रूल आउट करने के लिए जो है काम है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक पाथवे जिसको आप बोल रहे थे। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम APTT जिसे आप बोल रहे थे, ये आप इंट्रिंसिक पाथवे में इसे काउंट कर रहे होते हैं, और फैक्टर 8 और 9 को रूल आउट करने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लीडिंग टाइम, ये आपको प्लेटलेट फंक्शन बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हेपरिन को मॉनिटर करने के लिए एक्सट्रिंसिक पाथवे आपका चाहिए होता है APTT, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास वारफरिन, तो ये जो है इसको मॉनिटर करने के लिए जो आप इंट्रिंसिक पाथवे यूज़ कर रहे थे PT, और ये हमारे पास INR। नेक्स्ट है हमारे पास टू एक्सेस इन पेशेंट विद प्रोलॉन्ग्ड क्रोनिक लिवर डिजीज़, तो इसके अंदर टेस्ट जो आप करते होते हैं वो कौन सा होता है, एल्बुमिन होता है। नेक्स्ट है पेशेंट विद प्रोलॉन्ग्ड PT एंड BT, तो फैक्टर 7 डेफिशिएंसी। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास है
पेशेंट विद प्रोलॉन्ग पीटी और बीटी जो ये फैक्टर 7 जो है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास पेशेंट विद प्रोलॉन्ग एपीटीटी एंड नॉर्मल बीटी के साथ है, तब आपका क्या है, हीमोफिलिया का केस है। और अगर एपीटीटी और बीटी जो है प्रोलॉन्ग है, तब ये वॉन विली ब्रेन डिजीज़ का क्या है, केस है। नेक्स्ट हमारे पास पीटी और एपीटीटी क्या है, दोनों क्या है आपको प्रोलॉन्ग मिल रहे हैं, तो विटामिन के डेफिशिएंसी का केस है। अगर तीनों ही आपको प्रोलॉन्ग मिल रहे हैं, तब ये डीआईसी का क्या है, केस है। फैक्टर 10 जो है नेसेसरी होता है आपके प्रोथ्रोम्बिन टाइम को प्रोथ्रोम्बिन के अंदर क्या है, कन्वर्ट करना इन बोथ एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवेज में, ठीक है। तो ये हमारे पास फैक्टर 10 का क्या है, फंक्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट यूज टू मोनिटर द इंट्रिंसिक पाथवे एपीटीटी, ठीक है, ये जो है हम कर रहे होते हैं। और एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो है पीटीआई या हमारे पास आईएनआर, ये टेस्ट हम कर। नेक्स्ट है कि टेस्ट जो है मोनिटर कर रहे होते हैं डायबिटीज़ मेलिटस में, वो होता है HbA1c, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंक्रीज सी पेप्टाइड लेवल्स में इंडिकेट इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हाइपर इंसुलिनिमा, ये आपको क्या है, डायबिटीज़ टाइप 2 जो है रिप्रेजेंट। नेक्स्ट है डिक्रीज सी पेप्टाइड लेवल्स इंडिकेट एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी, इसके अंदर क्या है आपके डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1 है, क्योंकि इसके अंदर इंसुलिन जो है बनी नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लिकेशन कॉमनली सीन इन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस, तो ये इसमें जो है हमारे पास डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, रेयरली सीन इन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। और कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस की, इसमें हमारे पास हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ग्लाइसेमिक स्टेट जो है, ये हमारे पास कॉम्प्लिकेशन है टाइप 2 की। नेक्स्ट हमारे पास कीटोन बॉडीज़ पॉजिटिव जो है आपकी कीटोन बॉडी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के अंदर क्या है, पॉजिटिव होती है। अर्ली साइन क्या है डायबिटिक नेफ्रोपैथिका माइक्रो एल्बोनिमिया, इसके अंदर क्या होता है आपकी यूरिन के अंदर जो है माइक्रो जो है टीनी पार्टिकल जो है एल्बुमिन के आपको मिल रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनिशियल ड्रग चॉइस इन न्यूली डायग्नोज टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस मेटफॉर्मिन बाइगोनाइड्स, जिसको आप बोल रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रग चॉइस इन ओबीस पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस, इसमें आप जो है मेटफॉर्मिन बाइगोनाइड्स जो है दे रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रग चॉइस इन थिन लीन पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस, इसमें जो है आप जो है सल्फोनाइल यूरिया ग्लेमिपेराइड जो है ये दे रहे होते हैं, क्योंकि ये इसका काम होता है वेट गेन कराना, साथ साथ हमारी डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करना और वेट गेन भी करा दे, इसके साइड इफेक्ट बना दे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ड्रग चॉइस फॉर द टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस, इसमें क्या है, इंसुलिन। ड्रग चॉइस फॉर डायबिटीज़ मेलिटस इन प्रेगनेंसी जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस, इसमें आपने क्या है, इंसुलिन रेगुलर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास डायबिटिक नेफ्रोपैथी की ड्रग चॉइस क्या है, एसी कैप्टोप्रिल एनएलप्रिल। अगर हमारे पास एसी के साथ ड्राई कफ आ रही है, तब आपने आर्स देनी है, वल्सरतान या लोजरतान, ये आपने देनी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैकेनिज्म्स आ गए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डेटमेर एंड ग्लर्जाइन इंसुलिन, इसमें क्या है, लॉन्ग एक्टिंग, इसका क्या है मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लिस्प्रो एस्पार्ट एंड ग्लिसाइन इंसुलिन रैपिड एक्टिंग जो है ये करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रेगुलर इंसुलिन शॉर्ट एक्टिंग है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनपीएच जो इंसुलिन है, इसके अंदर क्या है, इंटरमीडिएट एक्टिंग जो है होती है ये। नेक्स्ट है हमारे पास साइट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन विटामिन B12, ये सीधे एमसीक्यूज पूछ के होते हैं। टर्मिनल एलियम जो है ये साइट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन है विटामिन B12 के लिए। फोलिक एसिड या हमारे पास फोलेट की ऑब्जॉर्प्शन कौन सी, जेजिनम है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फेरस सल्फेट, ये आपके ड्यूडिनम के अंदर क्या है, ये अब्जॉर्ब हो रही होती है। साइट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम जो है आपकी ड्यूडिनम में होती है। बाइल साल्ट जो है वो एलियम में होती है। प्रोक्सिमल बाइकार्बोनेट जो है आपकी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में क्या अब्जॉर्ब हो रही होती है। साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जेजिनम, एलियम और कॉलन, ये जो है हमारे पास वाटर की अब्जॉर्प्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट की क्या एलियम में हो रही होती है। और सोडियम की अब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही थी आपकी, एक्टिवली बाय कॉलन, पैसिवली बाय जो है जेजिनम। तो यहाँ पे जो है MCQ जो बनता होता है अक्सर पूछ रहे होते हैं, तो आपने ये याद रखना है। इंक्रीज TSH डिक्रीज T4, इसका क्या मतलब है, हमारे पास ये हैपोथायराइडिज्म का क्या ये केस है। अगर TCH डिक्रीज़ मिला है और T4 इंक्रीज़ मिला है, तो ये हैपरथायराइडिज्म का क्या है केस है। इस तरह से जो है आप डायग्नोस कर सकते हैं हैपोथायराइडिज्म और हैपरथायराइडिज्म के दरमियान। इंक्रीज TSH डिक्रीज T4, हैपोथायराइडिज्म इंक्रीज T4 एंड डिक्रीज TSH, इट्स मीन्स के हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म। एपिसोडिक हाइपरटेंशन क्या है, इसका फीचर बताना है आपने। फियोक्रोमोसाइटोमा का ये फीचर बनता होता है, ठीक है। नेक्स्ट पोस्टपार्टम ब्लीडिंग लीड्स टू विच सिंड्रोम, शियान सिंड्रोम जो है क्रॉस। नेक्स्ट है हमारे पास कोल्ड सेंसेशन जो है आपके इंड बल्ब ऑफ क्रूव्स के पास क्या है, इसका फंक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वार्म सेंसेशन, गर्म सेंसेशन आपके रफिन्स नर्व इंडिंग्स के पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट है गल्जी टेंडन ऑर्गन प्रेजेंट इन आपके टेंडन ऑफ स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या है, ये जो है
प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी टेंडन ऑर्गन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है आपके डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस के लिए। नेक्स्ट है कि मसल स्पिंडल ऑर्गन जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपके बल्क ऑफ स्केलेटल मसल्स पे। नेक्स्ट है कि मसल स्पिंडल ऑर्गन जो है एक्ट करता है डीप टेंडन रिफ्लेक्स के तौर पर। और फॉलिकुलर सेल जो हैं लाइक हमारे पास ट्राईआइडोथायरोनाइन जिसमें T3 और थायरोक्सिन, तो अक्सर जो है स्टूडेंट भूल जाते हैं, अगर कोई पूछे कि थायरोक्सिन का दूसरा नाम क्या है T4, या इस तरह पूछ सकते T4 का दूसरा नाम क्या है थायरोक्सिन, तो ये जो है सेम चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड सिक्रीट क्या करते हैं, आपकी कैल्सिटोनिन को क्या है सिक्रीट करते हैं। चीफ सेल्स ऑफ पैराथायराइड कौन से, हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन है। बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज सिक्रीट इंसुलिन को क्या है ये सिक्रीट करते हैं। अल्फा सेल जो है ग्लूकागोन को क्या है सिक्रीट करते हैं। जी सेल सिक्रीट गैस्ट्रिन को क्या है ये सिक्रीट करते हैं। ग्रोथ हार्मोन जैसा कि हमारे पास सोमेटोट्रोपिन या हमारे पास प्रोलैक्टिन जिसे आप लैक्टोट्रोपिन बोलते हैं, ये सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी से ये सिक्रीट हो रहे होते हैं। एंटी डायरेटिक हार्मोन हमारे पास ADH और वैसोप्रेसिन है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन इज सिक्रीटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो है इनकी जो है आपकी सिक्रीशन हो रही होती है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक फ्यूल ऑफ द ब्रेन, तो मेटाबॉलिक फ्यूल आपके ब्रेन का ग्लूकोज है। मेटाबॉलिक फ्यूल हार्ट के अंदर अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक फ्यूल ड्यूरिंग द शॉर्ट टर्म स्टारवेशन टिपिकली विद इन द फर्स्ट 1-3 डेज़, तो इसके अंदर जो आपके अमाइनो एसिड्स हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास मेटाबॉलिक फ्यूल बाय द ब्रेन ड्यूरिंग द लॉन्ग टर्म स्टारवेशन टिपिकली आफ्टर 3 डेज़, तो इसमें क्या है आपकी कीटोन बॉडीज आती हैं। फेजेस ऑफ स्टारवेशन, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, देन जो है आपकी फैट्स, फिर जो है आपकी प्रोटीन्स, इस तरह जो है बर्निंग हो रही होती है। स्टारवेशन इस तरह जो है आपकी हो रही होती है, भूख लग रही होती है, ठीक है। फेजेस ऑफ स्टारवेशन, फर्स्ट फेज़ टिल 24 आवर्स कार्बोहाइड्रेट्स उसमें होगी, ठीक है। सेकंड फेज़ में 24 आवर्स टू 12 डेज़ तक या हमारे पास 2 वीक्स तक हो सकता है, इसमें फैट्स, और थर्ड फेज़ पे क्या प्रोटीन्स होंगी। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट कॉमन काज ऑफ फैटी लिवर इन द वर्ल्ड वाइड इज़ ओबेसिटी, इसमें क्या होता है आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। सॉरी फॉर बैकग्राउंड यार, हम देहाती लोग हैं तो इसलिए जो है सारा शोर होता है, इधर उधर से गाड़ियाँ जो है गुजर रही होती हैं, ट्रैक्टर ट्राली वगैरह, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट कॉमन काज ऑफ द फैटी लिवर इन पाकिस्तान, आपके पाकिस्तान में स्टारवेशन है, मेल न्यूट्रिशन, फिर ओबेसिटी है, फिर हमारे पास HBV और HCV, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C वायरस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास काज ऑफ विटामिन D डेफिशिएंसी इन एडल्ट्स, ओस्टियोमलेशिया। काज ऑफ द विटामिन D डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, रिकेट्स होते हैं। और काज ऑफ पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड C सेल्स सिक्रीट क्या करते हैं कैल्सिटोनिन को सिक्रीट करते हैं। 2 साइंस जो है कैल्सीमिया के अंदर कौन से देखते हैं, चोवेस्टिक साइन और ट्रोजियस साइन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्लूकागोन सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू हाइपोग्लाइसीमिया को रिस्पॉन्ड कराएगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट बताना है जिग्नेटिज्म, एक्रोमेगाली, डायबिटीज मेलिटस, इन तीनों का जो है हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द जिग्नेटिज्म एंड एक्रोमेगाली, IGF आइसोमेटो मीडियन सी। नेक्स्ट है हमारे पास थायराइड ऑफ्थेल्मोपैथी ए सीन इन ग्रेव्स डिजीज़ के अंदर जो है अब इसको देख रहे होते हैं। चीफ सेल्स ऑफ पैराथायराइड इज रिस्पॉन्सिबल PTH, पैराथायराइड हार्मोन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्रैम्प्स, पेन, पेरेंथिसिस, कार्पोपेडल स्पैज्म जो है ये आपके हाइपोकैल्सीमिया के क्या फीचर्स हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ द हाइपरथायराइडिज्म कौन सी हमारे पास ग्रेव्स डिजीज़ है। समोमा बॉडीज़ या ऑर्फेन एनी आइज जो है आपको पेपलरी कार्सिनोमा के अंदर जो है नज़र आती है। एंटी एपोप्टिक जीन जो है हमारे पास BCL2 है। ग्रोथ प्रोमोटिंग जीन कौन सा है, प्रोटो ऑन्कोजीन है। कैस्पेज जो है इन्वॉल्व होता है आपके एपोप्टोसिस के अंदर। ब्रोन एट्रोफी इज़ ड्यू टू द अकोमोलेशन ऑफ लाइपोफ्यूजन। स्पेसिफिक फीचर बताना है एपोप्टोसिस का कौन सा है, सेल श्रिंकेज है। एपोप्टोसिस इंड्यूस्ड बाय द एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसिस। और फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या है इन्फ्लेमेशन का, वेजोडायलेशन है। फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या है अगेंस्ट एक्यूट इन्फ्लेमेशन इन टिश्यू के अंदर, मैक्रोफेज। फर्स्ट रिस्पॉन्स अगेंस्ट एक्यूट इन्फ्लेमेशन ब्लड के अंदर क्या है, न्यूट्रोफिल। तो यहाँ ये हम पहले से भी कर चुके हैं, तो ये इसमें कंफ्यूज आपने नहीं होना। टिश्यू के अंदर जो होगा मैक्रोफेज होगा, ब्लड के अंदर जो होगा न्यूट्रोफिल होगा। तो मोनोसाइट फंक्शन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू इन द वाउंड हीलिंग बाय द सेकेंड इंटेंशन कौन सी हमारे पास, वाउंड कंट्रैक्शन है। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन इज मोस्ट सीन जो है आपके लंग्स के जो है देखी जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्सिफिकेशन नेक्रोटिक टिश्यू इज कॉल्ड द डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन जो है आपको एथ्रोमा के अंदर जो है नज़र आती है। नेक्स्ट है हमारे पास कि मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन वेजोडायलेशन और इंक्रीज हमारे पास वेस्कुलर परमिएबिलिटी होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है आपकी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की क्या है, एक टाइप है। एपिथेलियल ग्रेनुलोमास जो है काज होते हैं आपके हेल्पर टी सेल से। वाउंड कंट्रैक्शन जो है कहाँ से मेडिएट होता है, मायोफाइब्रोब्लास्ट से होता है। म्यूटेशन इन सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन। द फंक्शन ऑफ माइक्रोग्लाया
फैगोसाइटोसिस इसका फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपने ट्राइसोमी 13, 18, 21 किस तरह से याद करना है ये आपको मैं अभी बता देता हूँ। इसका निमोनिक बनाते हैं, पहले भी मैं करवा चुका हूँ पिछली वीडियोज़ के अंदर। यहाँ पे 13 जो है इस पर आपने प्यूबर्टी जो है याद रखना है, ठीक है। प्यूबर्टी जो है 13 एज पे आती है, तो ये पताऊ बन गया, ठीक है, पताऊ। इसको आपने इस तरह जो है याद रखना है। 18 जो है 18 पे जो है आप इलेक्शन के लिए क्या है एलिजिबल होते हैं, ठीक है, इलेक्शन वोट दे सकते हैं। तो ये हमारा एडवर्ड्स जो है सिंड्रोम हो गया, ठीक हो गया, ई आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 21 जो है हमारे पास, इसमें क्या होता है ड्रिंकिंग, लाइक एक उनका काफरों का एक कानून है कि 21 साल की उम्र में जो है आप ड्रिंकिंग कर सकते हैं, अल्कोहल पी सकते हैं। तो ये हमारा डाउनवर्ड जो है डाउन सिंड्रोम की निशानी है। तो इस तरह जो है आपने ये याद करना है, तो ये इजी रहेगा इसके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि कॉमनेस्ट क्रोमोसोमल सिंड्रोम कौन सा है हमारे पास, ट्राइसोमी 21 है, ठीक है। कोएगुटेशन ऑफ एओर्टा इज सीन इन टर्नर सिंड्रोम, जो आपका टर्नर सिंड्रोम ये कई बार आ चुका है। इम्यूनोग्लोबिन विच इज़ मोस्ट अबंडेंट इन प्लाज्मा के अंदर जो है आपको IgG नज़र आ रही होती है। इम्यूनोग्लोबिन जो क्रॉस कर जाए प्लेसेंटा को वो आपकी IgG होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबिन विच इज़ प्रेजेंट इन बॉडी सिक्रीशन, लाइक हमारे पास यूरिथ्रल, वेजिनल या GI डिस्चार्ज, जहाँ जहाँ से आपकी सिक्रीशन हो रही है, पेशाब निकल रहा है, ठीक है, इस तरह की जो है कोई डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये आपकी IgA होती है, ठीक है। तो मेन एंटीबॉडी प्राइमरी रिस्पॉन्स में कौन सी होती है आपकी IgM होती है, ठीक है। और सेकेंडरी रिस्पॉन्स के अंदर होती है आपकी IgG। प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज़ कौन सी है, इन केस ऑफ रेनल ट्रांसप्लांटेशन विल लीड टू द हाइपर एक्यूट रिएक्शन, ये रिजेक्शन, ये भी हमारे पास। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर SLE इज़ anti-DS DNA। HLA एसोसिएटेड जो है विद रूमेटॉइड अर्थराइटिस कौन सा है, HLA-DR4, ठीक है, ये आपने याद रखना है। एड्स अफेक्ट सेलेक्टिवली बाय द CD4 T सेल्स। HIV अफेक्ट्स द हेल्पर T सेल्स। स्पेरोसाइट्स जो हैं आपको ऑटो इम्यून हीमोलाइसिस के अंदर क्या दिखाई देते हैं। फ्रेगमेंटेड RBC जो है आपको HES हीमोलेटेड यूरेमिक सिंड्रोम के अंदर जो है नज़र आ रहे थे। हाउल जॉली बॉडीज़ जो हैं आपको ये पोस्ट स्प्लेनेक्टोमी के दौरान जो है दिखाई दे रही होती हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ स्प्लेनिक रप्चर कौन सी है, मलेरिया। और उस तरह दूसरी जो है रप्चर की होने ट्रॉमा भी हो सकती है। कॉमन साइड ऑफ द हेमेटोपोइसिस इन फीटस इज़ द लीवर है। और इंक्रीज TIBC है, डिक्रीज सीरम फेरेटिन है। डायग्नोसिस ये हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का क्या है कि नेक्स्ट है हमारे पास अर्लीस्ट साइन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज़, उसमें क्या है आपका जो सीरम फेरेटिन लेवल है वो आपको डिक्रीज़ मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की क्या है एक निशानी है वाहिद, ठीक है। डिक्रीज सीरम फेरेटिन आपको मिलेगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर, और इंक्रीज TIBC। तो कंफ्यूज नहीं होना आपने। Most sensitive and most specific test for the diagnosis of iron deficiency is serum ferritin levels। ये हो गया। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पुरपुरा ITP, ये जो है हमारे पास क्वांटिटेटिव प्लेटलेट डिफेक्ट है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। मोस्ट कॉमन इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर इन वुमन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज जो है आपकी ITP है। इडियोपैथिक जो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पुरपुरा, ठीक है। एसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज़ ITP अंटिल प्रूवन अदरवाइज। तो नेक्स्ट है हमारे पास अ चाइल्ड विद द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड द पिटाशी फॉलोइंग अ वायरल इलनेस, ये आपकी ITP जो है करा देगी। लेबोरेटरी फाइंडिंग बतानी है आपने ITP की। प्लेटलेट आपको डिक्रीज़ मिलेगा। BT ब्लड टाइम जो है आपको, ब्लीडिंग टाइम जो है आपको इंक्रीज़ मिलेगा। बाकी जो चीज़ें आपको नॉर्मल मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लिनिकल केस दिया गया है कि 6 year old child present after 1 week of the upper respiratory tract infection with the bruising, pitashi and the mild epistaxis and gingival bleeding. Labs reveal decreased platelet, increased BT। तो ये हमारे पास किस चीज़ का केस आ गया है, पेरिफेरल समीर शो भी आपको लार्ज जो है प्लेटलेट मिले। तो ये आपका ITP का केस है, इंपॉर्टेंट है, ये भूलना नहीं है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास TTP या इनहेरिटेड हो सकती है या एक्वायर्ड, ये दोनों डेफिशिएंसी करा सकती हैं TTP में, ठीक है। इसमें क्या होता है, या आपको एक एंजाइम होता है मेटालोप्रोटीनेज ADAMTS13, इसकी इनहिबिशन हो जाती है, ठीक है। ये आपने जो है लाइन याद रखनी है। नेक्स्ट है क्लिनिकल केस के 24 year old वुमन प्रेजेंट विद एक्यूट ऑनसेट फैटीग है, फीवर है, ब्लरी विजन्स है। शी वाज रिसेंटली डायग्नोसिस विद एड्स एंड वाज ऑन मल्टीपल एंटी रिट्रोवायरल मेडिकेशंस। ऑन फिजिकल एग्जाम हर स्किन इज़ माइल्डली
जॉन्डिस एंड शी हैज़ मल्टीपल पर्परा ओवर हर एक्सट्रीमिटीज़। लैब्स जो हैं उसमें नॉर्मल पीटी मिला है आपको और एपीटीटी भी आपको नॉर्मल मिला है, लेकिन ब्लीडिंग टाइम जो है वो आपको इंक्रीज लेवल पे मिला है विद द हेलमेट सेल्स। तो ये आपके पास किस चीज़ की निशानी है? थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पर्परा, टीटीपी की क्या है ये निशानी है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास इनहेरिटेड मिक्स्ड प्लेटलेट एंड कोएगुलेशन डिसऑर्डर फ्रॉम डेफिशिएंसी इन। ये हमारे पास वॉन विली ब्रांड फैक्टर की क्या है निशानी? मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ विली ब्रांड डिजीज़ का क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट। मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर क्या है? विली ब्रांड डिजीज़। फीमेल टू मेल रेशियो जो है फीमेल्स के मोर कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू द मेल। 26-year-old वुमन प्रेजेंट विद रिकरेंट हिस्ट्री ऑफ द नोज ब्लीड्स एंड हैवी मेंसेस। लैब्स इसकी जो है लैब्स जो आपको दिखा रही है इंक्रीज पीटी और हमारे पास नॉर्मल पीटी और इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम दे रही है। तो ये हमारे पास किस चीज़ की निशानी है? वॉन विली ब्रांड डिजीज़ की है। वॉन विली ब्रांड डिजीज़ जो है क्वालिटेटिव प्लेटल डिफेक्ट है और प्लस हमारे पास इंट्रेंसिक पाथवे एबनॉर्मलिटी भी है इसके साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आइसोलेटेड राइज इन APTT इज सीन इन द वॉन विली ब्रांड डिजीज़। नेक्स्ट है हमारे पास डिक्रीज एग्लूटिनेशन seen on the ristocetin factor assay is diagnostic of the von Willebrand disease. ASA increase the risk of the bleeding in a patient with the von Willebrand disease. इन्वेस्टिगेशन चॉइस बतानी है आपने वॉन विलीब्रांड डिजीज़ की। इसमें क्या है, आपने सीरम जो है वॉन विलीब्रांड फैक्टर जो है लेवल चेक करना है, ठीक है। तो ये आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज BTA डिक्रीज वॉन विलीब्रांड फैक्टर है। तो ये हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉन विलीब्रांड डिजीज़ को क्या है हमें ये रिप्रेजेंट करेगा लाइक इंट्रिंसिक रेगुलेटरी फैक्टर की वजह से। मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया कौन सा? एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। मोस्ट कॉमन टाइप हीमोफीलिया। अब जो है ये सारे हीमोफीलिया आ रहे हैं, आपने इनको फिंगर टिप पे याद कर लेना है, ठीक है। सीधे सीधे MCQs बनते होते, कोई मुश्किल बात इनमें नहीं है। जो A है ना आपका 8 फैक्टर की वजह से होगा, जो B है ये 9 फैक्टर की वजह से होगा, C जो है आपकी 11 फैक्टर की वजह से होगा, ठीक है। तो आपने क्या है इसको सीधा सीधा याद करना है ABC, तो 8, 9 फिर 11 पे चले जाना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हीमोफीलिया। एक दूसरा नाम क्या है? क्लासिक हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया B, इसका दूसरा नाम क्या है? क्रिसमस डिजीज़। स्पेसिफिक फीचर बताना है हीमोफीलियाज़ के, हेमार्थ्रोसिस और मसल हीमाटोमा। ये जो है आपकी हीमोफीलिया के अंदर क्या है स्पेसिफिक फीचर्स आपको मिल रहे होंगे। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस बताने हीमोफीलिया एक ही, इसके अंदर क्या है सीरम फैक्टर 8 लेवल आपने चेक करना है। जो आपकी डेफिशिएंसी होगी उसी को ही आपने चेक करना है। लाइक हमारे पास हीमोफीलिया ए के अंदर फैक्टर 8 था तो उसको ही हम सीरम लगा के जो है चेक करेंगे। हीमोफीलिया B था तो इसी तरह हम उसी को ही जो है सीरम लगा के जो है चेक करेंगे फैक्टर को। फिर C था, C में भी इसी तरह हमने सीरम लगा के उसी फैक्टर को क्या है चेक करना है। तो ये इन्वेस्टिगेशन ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लीडिंग टेंडेंसीज सिंस बर्थ हेमार्थ्रोसिस एंड द मसल हेमाटोमा विद द प्रोलॉन्ग्ड APTT। सीरम फैक्टर 8 जो है नॉर्मल मिला है, तो इसके बारे में आपने हीमोफीलिया B जो है सोचना है इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ब्लीडिंग टेंडेंसीज सिंस बर्थ हेमार्थ्रोसिस एंड द मसल हेमाटोमा विद प्रोलॉन्ग्ड APTT सीरम फैक्टर 8 डिक्रीजेस। तो ये हमारे पास क्लासिक हीमोफीलिया एक ही क्या है ये निशानी है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लीडिंग टेंडेंसी सिंस बर्थ हेमार्थ्रोसिस एंड द मसल हेमाटोमा विद प्रोलॉन्ग्ड APTT। तो सीरम फैक्टर 8 और हमारे पास फैक्टर 9 जो है कि आपको नॉर्मल मिलेंगे। तो ये हमारे पास हीमोफीलिया C की क्या है निशानी है। नेक्स्ट आ गया DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन इस कंजप्टिव कोएगुलोपैथी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने ये भी लाजमी आपने फिंगर टिप पे याद करना है, ठीक है। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन जो है ये किंग है ब्लीडिंग डिसऑर्डर का, क्योंकि इसमें क्या है आपकी प्लेटलेट्स जो क्लॉटिंग फैक्टर्स बन रहे होते हैं उनकी कंजप्शन हो रही होती है और साथ साथ आपके जो RBCs होते हैं उनका लॉस हो रहा होता है। तो ये जो है आपका किंग है ब्लीडिंग डिसऑर्डर का DIC, ठीक है। ये आपने लाजमी याद रखना है। डिक्रीज फाइब्रिनोजेन लेवल इंडिकेटिव ऑफ एसोसिएटेड हाइपरफाइब्रिनोलाइसिस। इसके अंदर क्या हो रहा है आपकी जो फाइब्रिन लेवल्स हैं हाई लेवल की वो टूट रही है, ठीक है। और आपको ये कहाँ पे नज़र आनी है? DIC के अंदर ये आपको नज़र आनी है। नेक्स्ट DIC जो है कॉमनली सीन आपको M3 AML पे जो है दिखाई देनी है। पेशेंट विद एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया लैब्स जो है इंक्रीज PT इंक्रीज APTT और हमारे पास इंक्रीज BT और इंक्रीज FBP। इसका मतलब कि आपको सारी चीज़ें क्या है इसमें इंक्रीज़ मिल रही हैं अलोंग विद द एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो ये आपकी क्या है DIC की क्या एक निशानी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर DIC। इसको आपने चेक कैसे करना है? डाइमर जो है D का पहला आपने इससे D के साथ मिला लेना है डाइमर। नेक्स्ट है फाइब्रिन डिग्रेडेड प्रोडक्ट, इस तरह भी आपसे पूछ रहे होते हैं।
नेक्स्ट है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर द आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस, कौन सा है आपकी प्रोटीन एस डेफिशिएंसी। हाइपरकोएगुलेबिलिटी ड्यू टू द डिफेक्टिव फैक्टर 5 जीन जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेडन म्यूटेशन जो है बोल रहे होते हैं। मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर क्या है, फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट कॉमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कौन सा है, फिब्राइल नॉन हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ये जो है आपका मोस्ट कॉमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, ठीक है। कंप्लीमेंट मीडिएटेड हेमोलाइसिस इज सीन इन द एक्यूट हेमोलाइटिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इज कंट्राइंडिकेटेड इन द टीटीबी। 1 मिनट लेते हैं वक्फा, मैं पानी। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर 7 डेफिशिएंसी में प्रेजेंट विद आइसोलेटेड प्रोलोंगेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक हो गया। और नेक्स्ट है हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज़ इंक्रीज इन विटामिन के डेफिशिएंसी, बाकी जो है हम बाद में करेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, हम थे 1250 MCQs पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है इज़ यूज टू मोनीटर द एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है, ये किसको मॉनिटर करने के लिए यूज़ किया जाता है, आपके इंट्रिंसिक पाथवे को मॉनिटर करने के लिए किया है, इसे यूज़ किया जाता है। हेपेटाइटिस सी जो है वो एसोसिएट करती है पोरफायरा क्यूटेनिया टार्डा के साथ। मैसिव ट्रांसफ्यूजन जो है हाइपरकैलेमिया करा सकती है, ठीक है। हमारे पास रिपीटेड मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन जो है हाइपोकैल्सीमिया करा सकती है। नेक्स्ट प्लेटलेट्स जो है आपको तब तक जो है एक्टिवली ब्लीडिंग जो है ज़रूरत नहीं होती आपको जब तक आपका प्लेटलेट काउंट 20,000 से कम ना हो, ठीक है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो है ये आपके क्लॉटिंग डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास DIC वारफेरिन ओवरडोज या लिवर डिजीज़ या TTP, हमारे पास इस जैसी बीमारियों को जो है हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे रहे होते हैं। इंडिकेशन ऑफ होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसमें क्या है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, एक्टिव मैसिव ब्लड लॉस एज अ रूल रिप्लेस व्हाट्स लॉस्ट, तो ये जो है हमारे पास इंडिकेशन है होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिकेशन ऑफ रेड सेल कंसनट्रेट, इसको क्या है, आप एनीमिया को करेक्ट करने के लिए जो है इसे दे रहे होते हैं, इंडिकेट कर रहे होते हैं, स्पेशली जब पर्सन जो है ऑलरेडी फ्लूइड ओवरलोड पे हो या उसे होल ब्लड जो है ट्रांसफ्यूज ना किया जा सके, तब आप जो है रेड सेल कंसनट्रेट जो है दे रहे थे। 1 यूनिट जो है इंक्रीज़ करता है हीमोग्लोबिन को बाय 1 to 1.5 mg/L के लिहाज से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पैनसाइटोपिनिया विदाउट द स्प्लीनोमेगाली इज़ एप्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एप्लास्टिक एनीमिया इज़ द बोन मैरो बायोप्सी। नेक्स्ट है सीड्रोप्लास्टिक एनीमिया जो है ये आइसोनेजिड की वजह से जो है होता है। नेक्स्ट है कि ब्लास्ट सेल सीड्रोप्लास्ट इन साइटोप्लाज्म इज़ द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ द सीड्रोप्लास्टिक एनीमिया। फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड प्रोटीन इन हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस, जिसके अंदर क्या है, आपकी स्पेक्ट्रिन, फिर आइनक्रिन, फिर बैंड 3, फिर हमारे पास प्रोटीन 4.2, ये जो है आपके हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस की जो है रिप्रेजेंट कर रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास मोड इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस, इसके अंदर क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट 75% इसका किरदार होता है और ऑटोसोमल रिसेसिव जो है 25% जो है इसका रोल होता है, ठीक है। ब्लैक पिगमेंट गाल स्टोन्स का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप की जो ब्लैक पिगमेंट गाल स्टोन्स है ना, कैल्शियम बिलीरुबिनेट से बनी हुई है और ये आपको हेरिडिटरी जो है स्पेरोसाइटोसिस के अंदर क्या नज़र आ रही थी। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर इन हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारे पास स्पेरोसाइट्स जो है स्मॉल राउंड सेल्स होते हैं विदाउट सेंट्रल पैलेट, उनकी क्या है ये फीचर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट ऑफ चॉइस फॉर हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, ये इसमें कि एयोसिन 5 मेलिमाइड बाइंडिंग टेस्ट EMA जो है बाइंडिंग टेस्ट आप कर रहे होते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस, स्प्लीनेक्टोमी कर रहे होते हैं, सोल डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। क्रोमोसोम इन्वॉल्व इन सिकल सेल एनीमिया के अंदर कौन सा है आपका क्रोमोसोम 11। क्रोमोसोम 11 HbS जीन जो है ये आपके सिकल सेल एनीमिया के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है। इन क्रोमोसोम 11 हीमोग्लोबिन AS जीन, इसमें क्या है आपका सिकल सेल जो है ट्रेट, इसमें क्या होता है इन्वॉल्व हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कॉमनेस्ट एक्यूट प्रेजेंटेशन क्या है आपके सिकल सेल एनीमिया की, बोन पेन, ये जो है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया की क्या है एक एक्यूट प्रेजेंटेशन है। बेनिफिट ऑफ द सिकल सेल ट्रेट क्या है हमारे पास, ये आपको प्रोवाइड नेचुरल प्रोटेक्शन करते होते हैं अगेंस्ट मलेरिया, ठीक है। हाउल जोली बॉडीज़ जो है ये फीचर है आपकी वेनस क्राइसिस का, जो कि आपके सिकल सेल एनीमिया में जो है इसे देखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑटोस्प्लेनेक्टोमी जो कि चिल्ड्रन में हो लेस मोर देन 3 इयर्स पे, इसका फीचर क्या होना है आपका सिकल सेल एनीमिया, ये जो है आपका फीचर है ऑटोस्प्लेनेक्टोमी के अंदर। ए प्लास्टिक क्राइसिस जो है इज सीन इन द सिकल सेल एनीमिया काज्ड बाय द पर्वोवायरस B19 एरिथ्रोवायरस। नेक्स्ट है कि सीरम हेपेटोग्लोबिन डिक्रीजेज इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस,
ये जो है आपको सिकल सेल एनीमिया के अंदर नज़र आ रही है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द सिकल सेल एनीमिया इज़ हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। हेयर ऑन एंड अपीयरेंस जो है, अगर आपको एक्सरे ऑफ स्कल पे नज़र आ रही हो तो ये हमारे पास क्या है, थैलासीमिया रिप्रेजेंट कर रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन थैलासीमिया हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट है कि न्यूक्लिएटेड या हमारे पास टारगेटेड जो सेल्स होते हैं आपको पेरिफेरल स्मेयर पे अगर नज़र आएँ तो ये हमारे पास बीटा थैलासीमिया मेजर की क्या है प्रेजेंटेशन है। बीटा थैलासीमिया माइनर के अंदर क्या होता है, आपको स्लाइटली डिक्रीज हीमोग्लोबिन ए और हमारे पास इंक्रीज जो हीमोग्लोबिन A2 है आपको मिल रहा होगा, प्लस हीमोग्लोबिन F जो है लाइक फीटल इसमें 2% होगा। इन बीटा थैलासीमिया मेजर हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है आपको शो कराएगी इंक्रीज्ड हीमोग्लोबिन A2 और हीमोग्लोबिन फीटल विद लिटल या हमारे पास नो हीमोग्लोबिन A। नेक्स्ट हमारे पास G6PD डेफिशिएंसी जो है एंजाइम डिफेक्ट की वजह से होती है, और HMP शंट होता है जैसे कि हमारे पास हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, उसकी वजह से जो है G6PD डेफिशिएंसी होती है। G6PD जो है रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ द पेंटोज फास्फेट पाथवे जो है AKA HMP शंट की वजह से हो रही होती है। G6PD डेफिशिएंसी इज़ द मोस्ट कॉमन ह्यूमन एंजाइम डेफिशिएंसी, तो ये इंपॉर्टेंट है G6PD डेफिशिएंसी वाला जो हमारे पास। इसकी काजेज़ भी हैं डिफरेंटली, वो भी हम देखें। एंटीबायोटिक की वजह से भी हो सकती है, लाइक हमारे पास एंटी मलेरिया ड्रग्स की वजह से हो सकती है। मोस्टली जो एंटी मलेरियल ड्रग्स ही G6PD डेफिशिएंसी में आ रही होती हैं, ड्रग्स के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो है दूसरी काजेज़ हैं वो हम आगे देख लेंगे। मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है G6PD डेफिशिएंसी का, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है ये। एक्स्ट्रा वेस्कुलर या हमारे पास इंट्रा वेस्कुलर हेमोलाइसिस जो है आपको G6PD डेफिशिएंसी के अंदर नज़र आते हैं। हेमोलाइसिस इन G6PD डेफिशिएंसी में बी काज्ड बाय द एंटी मलेरिया ड्रग्स, तो ये वही आ गई एंटी मलेरिया ड्रग्स लाइक हमारे पास प्राइमाक्वाइन या क्लोरोक्वाइन या क्विनाइन। अगर ये कोई ड्रग्स यूज़ करे तो G6PD डेफिशिएंसी होने के चांसेस हैं। ड्रग्स का जो G6PD डेफिशिएंसी, इसके अंदर कौन सी है, एंटी मलेरिया ड्रग्स आ गई, सल्फर ड्रग्स आ गई, ट्राइमिथोप्रेम या सल्फामिथाक्सोल, ये आपकी G6PD डेफिशिएंसी करना है, ठीक है। एक सेप्ट्रॉन हो सकती है हमारे पास, कोट्रामेक्सोल, ठीक है, या हमारे पास नाइट्रोफिरेंटाइल। तो ये हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक्स और एंटी मलेरिया ड्रग्स हैं जो आपको G6PD डेफिशिएंसी जो है करा सकते हैं। अच्छा, दूसरी हमारे पास टीबी की ड्रग जो है एसोनाजिड, ये एक आ गई डेप्सोन एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्लोरमफेनिकोल, ये जो है आपको करा रही होंगी G6PD डेफिशिएंसी। फावा बीन्स जो है आपको G6PD डेफिशिएंसी की काज कराते हुए मिलेगा, ठीक है। G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया प्रोवाइड नेचुरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मलेरिया। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो G6PD डेफिशिएंसी होती है ना, ये आपको नेचुरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है अगेंस्ट द मलेरिया। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर क्या है, इसके अंदर आपको वाइट सेल, सिफेरोसाइट्स और हिंस बॉडीज़ जो है मिल रही होंगी। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट MCQs बनता होता है, तो आपने ये लाजमी याद रखना है, आपको ये कहाँ पे मिल रहे होंगे G6PD डेफिशिएंसी के अंदर। हिंस बॉडीज़ जो है ऑन पेरिफेरल स्मेयर इज़ द डायग्नोस्टिक ऑफ द G6PD डेफिशिएंसी, सॉरी ये जो आपका हिंस बॉडीज़ है ना, ये आपको G6PD डेफिशिएंसी में मिल रहा होगा। इंक्रीज्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस due to favabeans drugs in a patient with a G6PD deficiency may lead to the detection of the Hens bodies and the white cells on the peripheral blood smear. नेक्स्ट है कि स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया, इसके अंदर कौन सा है आपका फ्लोरेसेंट स्पॉट टेस्ट है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बताना है अपने G6PD के अंदर, इसके अंदर क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एंजाइम इन ह्यूमन बॉडी, लाइक हमारे पास क्वांटिटेटिव G6PD डेफिशिएंसी एंजाइम एनालिसिस। नेक्स्ट है कि पेंस जोन्स प्रोटीन जो है आपको यूरिन इलेक्ट्रोफोरेसिस पे मिल रही होती है, ये आपको क्या शो कराना चाहती है, मल्टीपल मेलोमा का डायग्नोस जो है आपको शो कराना चाहती है। कॉमनेस्ट साइट क्या लैटिक लीजन की मल्टीपल माइलोमा है, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम जो है इन्वॉल्व हो रही होती हैं, ठीक है। रसल बॉडीज़ जो है आपको मल्टीपल मेलोमा के अंदर दिखाई देती हैं। लैटिक लीजन एक्सरे पे आपको मल्टीपल मेलोमा के अंदर जो है, ये सीधा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मल्टीपल मेलोमा वाला, आपने लाजमी इसको करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिकल मार्कर्स फॉर द हॉजकिन डिजीज़, और हमारे पास CD15 और CD जो है 30, ये जो है हमारे पास क्लासिकल मार्कर्स हैं हॉजकिन डिजीज़ के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास रीड स्टर्नबर्ग सेल्स जो हैं, ये आपको हॉजकिन डिजीज़ के अंदर मिलते हैं। स्टेरिस का अपीयरेंस बुल्स आई, ये आपको बर्गेट लिम्फोमा के अंदर मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है। करेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन से हैं CLL को आप पेरिफेरल स्मेयर पे कहाँ पे देख सकते हैं, इनको स्मर्ज सेल्स के अंदर देख सकते हैं। स्मर्ज सेल जो है आपको लिम्फ नोड बायोप्सी में नज़र आ रहे होते हैं, तो ये आपको क्या शो करा रहे होते हैं, डायग्नोस क्या बनता है आपका, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। स्मर्ज सेल्स लाइक हमारे पास गम प्रिस्ट शेडोज़, ये मैच्योर लिम्फोसाइट जो कि रप्चर हो रहे होते हैं ईजिली, वहीं पे आपको जो है शो कर रहे होते हैं। वायरस जो कि बर्गेट लिम्फोमा करा रही होती है, इसमें कौन सी वायरस हो सकती है, एब्स्टेन बार वायरस। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन इन बर्गेट लिम्फोमा T8 और 14, ये जो हमारे पास सीधा MCQs है। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के अंदर मोस्ट कॉमनली सीन इन
चिल्ड्रन, ये 5 से 15 साल के चिल्ड्रंस के अंदर जो है ALL जो है आपको मिल रही होती है। मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड ल्यूकेमिया इज़ एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, तो ये आपने लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट कॉमन ल्यूकेमिया इन अडल्ट एक्यूट मेलाइड ल्यूकेमिया, तो अगर आपसे एडल्ट पूछें तो आपने बताना है AML, अगर चिल्ड्रन पूछें तो आपने ALL जो है बताना है, ठीक है। और रॉड जो है आपको AML के अंदर जो है मिल रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास AML काजिंग गम हाइपरट्रॉफी इज़ M4, तो और को कैसे आपने याद रखना है, A स्टैंड फॉर अडल्ट, A स्टैंड फॉर और, तो इस तरह जो है आपने इसको और सेल्स जो है याद रखने हैं AML के अंदर, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि AML काजिंग, ये हमने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है कि फंक्शन ऑफ हेपेटिक स्टीलाइट सेल्स कौन सा है हमारे पास, विटामिन A स्टोरेज जो है करना है। बाइल कॉन्जुगेशन अक्कर जो है आपके लिवर में होती है। नटमेग जो लिवर है ना, ये आपको क्रोनिक वेनस कंजेशन के अंदर जो है मिल रहा होता है। नटमेग लिवर जो है ये आपको राइट साइडेड हार्ट फेलियर में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया, ये आपको गिलबर्ट सिंड्रोम के अंदर मिल रही होती है। पीस मील नेक्रोसिस जो है आपको लिवर बायोप्सी में मिलेगी, और इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी हमारे पास, क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस इसमें जो है आपको रिप्रेजेंट हो रही होगी। हेपेटाइटिस वायरस जो है काज कराती है क्रोनिक लिवर डिजीज़, तो इसके अंदर कौन सी होती है, हेपेटाइटिस C होती है जो क्रोनिक लिवर डिजीज़ करा सकती है। ग्राउंड ग्लास हेपेटोसाइट जो है ये आपको किस हेपेटाइटिस में मिल रहे होते हैं, हेपेटाइटिस B के अंदर आपको मिल रहे होते हैं। वायरल हेपेटाइटिस मोस्ट कॉमनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कौन सी होती है, हेपेटाइटिस B वायरस होती है। मोस्ट डेंजरस लिथल हेपेटाइटिस प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी है, हेपेटाइटिस C। ये सीधे सीधे हेपेटाइटिस वाले जो MCQs बनते होते हैं, तो आपने ये इनको क्या है याद रखना है। फिर मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस प्रेगनेंसी के अंदर हेपेटाइटिस A हो सकती है, ठीक है। तो E जो है उस वक्त आपको करना है जब आपको लिथल या डेंजरस बोल रहे हो, तब आपने हेपेटाइटिस E को सिलेक्ट करना है, ठीक है। कॉन्सलमेंट बॉडीज़ आपको किस जो है एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के अंदर जो है आपको कॉन्सलमेंट बॉडीज़ जो है मिल रही होती है। डिटेक्टिव हेपेटाइटिस इज़ हेपेटाइटिस D, तो डी जो है आपने याद रखना है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ हेपेटाइटिस C, सॉरी हेपेटोसाइट्स कार्सिनोमा इस कौन सा हमारे पास, हेपेटाइटिस B है। क्रोनिसिटी रेट ऑफ द हेपेटाइटिस C वायरस, फिर हमारे पास हेपेटाइटिस B है, फिर हेपेटाइटिस A है। तो इस तरह जो है अपनी क्रोनिसिटी रेट जो है हेपेटाइटिस का याद रखना है। मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस विच स्प्रेड विया द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसमें कौन सी आपकी हेपेटाइटिस C वायरस है, फिर आपकी हेपेटाइटिस B वायरस है। हेपेटाइटिस B की मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी है, हेपेटाइटिस ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू द बेबी, ये जो है ये जो आपकी हेपेटाइटिस B वायरस है ना, ये मदर टू बेबी जो है ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है। मार्कर ऑफ हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन इन द विंडो पीरियड कौन सा आपका, anti-HBC एंटीबॉडी है। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने वाले जो मार्कर्स होते हैं तो इनको आपने ठीक से कर लेना है। हीमोग्लोबिन ASAG HbASD फर्स्ट वायरल मार्कर टू अपीयर इन ब्लड, ये सिग्निफिकेंट कौन सा होता है आपका, एक्टिव HBV इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास द मार्कर ऑफ हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन इन द विंडो पीरियड anti-HBC एंटीबॉडी, ठीक है। नेक्स्ट HbASG, ये जो है हमने मेरे ख्याल में कर लिया। HbE जो है AG सेकंड वायरल मार्कर कौन सा है ब्लड में अपेयर होने वाला, एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन है हेपेटाइटिस B वायरस के अंदर, ठीक है। anti-HBC एंटीबॉडी विल शो प्रीवियस इन्फेक्शन जो है ये आपको शो कराएगी। अगर हमारे पास HbE एंटीबॉडी है तो ये आपको डिमेंशन वायरल रेप्लिकेशन जो है बताएगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द हेपेटाइटिस B वायरस, इसके अंदर क्या आपने करना है, हेपेटाइटिस B वायरस DNA PCR जो है आपने करना है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द हेपेटाइटिस C वायरस इन्फेक्शन HCV RNA PCR, तो ये आपने डिफरेंस जो है याद रखना है हेपेटाइटिस B और C के अंदर। B के अंदर क्या है, आपने DNA करना है BD, तो BD चौरासिया के नाम से इसको आपने याद करना है, ठीक है। हेपेटाइटिस C, तो इसके अंदर जो है आपने CR जो है आपने क्लास जो है CR जो है आप बोल रहे होते हैं, तो ये इस तरह आप इसको याद कर लें, ठीक है। अब आपको ये नहीं बोलेगा कभी भी। ब्रेथ ऑफ द डेड इज़ फीटर हेटिस ऑफ द सिरोसिस, ठीक है। तो यहाँ तक करते हैं पास।